जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म पर। दोस्तों हम लोग का जो लूफेड का दोस्तों सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग हर एक सप्ताह के अलग अलग दिन पे दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, उसके दोस्तों टॉपिक को कवर कर रहे हैं और साथ साथ दोस्तों इसका रिवीजन के तौर पर दोस्तों आपको जो टॉपिक हम पढ़ाएं उसका दोस्तों आपको PYQ और साथ साथ इस चैप्टर पर जितने भी आपको बनते हैं क्वेश्चन दोस्तों उसको हम बना करके आपको टेलीग्राम पर दोस्तों क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। जब आपको समय मिल जाए दोस्तों तो रिवीजन के तौर पर मानिए मेरी बात, आपको क्वेश्चन को दोस्तों बना लेना है। एक बार क्लास देख लीजिएगा ईमानदारी पूर्वक, और उसको दोस्तों ईमानदारी से जब आपको टाइम मिले तब उसको दोस्तों टेलीग्राम से चैनल से जुड़ करके उसको बना लीजिएगा। आपका काम दोस्तों हो जाएगा, मतलब चैप्टर पर दोस्तों इतना अच्छा पकड़ हो जाएगा कि किसी भी एग्जाम में अगर चैप्टर पढ़े हैं उससे अगर प्रश्न दोस्तों आ गए तो दोस्तों आपके दिमाग से बाहर जाने वाले नहीं है, मतलब वो क्वेश्चन दोस्तों आपको सही होगा ही होगा दोस्तों। और लूफेंट पढ़ाने का मेरा उद्देश्य ये इसलिए है क्योंकि कोई भी बच्चा दोस्तों कितनी अलग अलग प्रकार के मतलब जो प्रकाशन आते हैं बुक के दोस्तों जीएस के, कितना भी क्यों ना पढ़ ले दोस्तों, लेकिन जब तक दोस्तों वो लूफेंट को दोस्तों नहीं पढ़ता है दोस्तों उसका मन नहीं मानता है। तो इसीलिए दोस्तों लूफेंट को अच्छे तरीका से कैसे उस पर पकड़ बनाए दोस्तों, इसी उद्देश्य से दोस्तों ये कार्यक्रम हम शुरू किए हैं। और अलग अलग डे में दोस्तों अलग अलग आपको सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है और टॉपिक भी दोस्तों कवर कराया जाता है। आज का जो टॉपिक हमारा है वो आपका भारत का भूगोल का, इंडियन ज्योग्राफी का दोस्तों सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलते हैं दोस्तों वो है भारत का भौतिक स्वरूप। मतलब इससे दोस्तों कोई भी एग्जाम दे लीजिए, हर एक एग्जाम में दोस्तों यहाँ से आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन दोस्तों देखने के लिए मिलेंगे। कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, ये आप दिमाग में डाल लीजिए। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो कोई भी PYQ आपके पास होगा दोस्तों तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अभी हम आपको PYQ दिखाएंगे भी, जो अभी हाल फिलहाल 2025 में पेपर हुआ उसका कुछ क्वेश्चन भी हम यहाँ पर रखे हैं जो आपको दिखाएंगे कि इस चैप्टर से आते ही आते हैं। इस चैप्टर को बहुत ही ईमानदारी पूर्वक देखिएगा क्योंकि दोस्तों ज्योग्राफी का सबसे जो लंबा आपका लूफेंट का जो चैप्टर दोस्तों यही है। इसमें पूरी दोस्तों कहानी आपको समझाएंगे बहुत अच्छे से, एक एक लाइन दोस्तों, किसी तरह की कोई समस्या आपको नहीं आने वाली। एक बार क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा तो दोस्तों इस चैप्टर से आपका जितने भी प्रश्न आएंगे कोई बाहर नहीं जाएंगे। और ये दिमाग में डाल के रखिए, इससे प्रश्न आते ही आते हैं, ये दिमाग में आपको रखना ही रखना है। हम ऐसे ही फालतू बात दोस्तों नहीं कर रहे हैं बल्कि आपको हम समझा रहे हैं। जब चैप्टर पूरा पढ़िएगा उसके बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में डिसाइड करके बताइए कि हाँ सर आप ऐसे ही क्या किए हैं, बस बोल दिए हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए अपना आज का क्लास भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में। इसमें हम लोग सारी कहानी को दोस्तों समझेंगे। तो सब शुरू करते हैं। तो क्या है, तो देश का कुल क्षेत्रफल के 10.7% जो भाग है दोस्तों उस पर उच्च पर्वतीय श्रेणी है। क्या है, उच्च पर्वतीय श्रेणी है आपकी, जो क्या है लगभग आपका 10.7% भाग है दोस्तों। अब पर्वतीय श्रेणी को भी दोस्तों क्या किया, 2 भागों में बांट दिया। एक उच्च मतलब ऊंचाई के आधार पर, जैसे देखिए यहाँ बता रहा है कि जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से, किसी भी हम पर्वत पठार का दोस्तों ऊंचाई मापते हैं तो हम समुद्र तल से ही मापते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। 2135 मीटर या उससे अधिक हो, मतलब जिसकी ऊंचाई दोस्तों क्या हो लगभग 2100 प्लस हो दोस्तों, वो क्या कहलाता है आपका उच्च पर्वतीय श्रेणी दोस्तों। जो हमारे भारत में क्या है 10.7%, लगभग आप 11% याद रखिएगा, 11% भाग पर दोस्तों हमारा क्या है उच्च पर्वतीय श्रेणी है। उसके बाद है कि 305 मीटर या 305 मीटर से लेकर के 2135 मीटर के बीच में जो ऊंचाई वाली पर्वत है दोस्तों क्या है लगभग आपका 19%, इसको बोल सकते हैं, ऐसे याद रखिएगा 18.6% भूभाग पर दोस्तों फैली है। उसके बाद जो 43% भूभाग है मेरे भाई वो विस्तृत मैदान है, मतलब मैदानी भाग हमारे भारत में दोस्तों ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। और खासकर जो उत्तर भारत का मैदान है दोस्तों उसको हम लोग बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे। सारी तथ्य के बारे में दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं। तो जो बात बताएं आपको कि जो उच्च पर्वत श्रेणी है उससे दोस्तों मध्यम जो है दोस्तों उसकी जो आपका प्रतिशत हमारे भारत में लगभग 19%, लगभग 11% है, ये 43% दोस्तों हमारे भारत में मैदानी भूभाग है। अब आगे बात करते हैं कि जो हमारे भारत में दोस्तों जो बांटा गया है उसको, जो भौतिक विभाजन किया गया हमारे भारत का, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ बताया है कि भौतिक रचना और धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में दोस्तों बांटा गया। बड़े बड़े जो एरिया में बांटा गया है वो 5 भागों में। पहला है दोस्तों उत्तर पर्वतीय मैदान, उत्तर का जो पर्वतीय मैदान है दोस्तों मतलब पर्वतीय इलाका जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे। विशाल मैदान के बारे में पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे, मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे और समुद्र तटीय मैदान के बारे में दोस्तों हम लोग पूरी तरह से आज जानकारी लेने वाले हैं। आप सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो पर्वत का जो निर्माण हुआ है खासकर जो हमारे भारत के उत्तर में आपको देखने के लिए मिलता है क्या, तो हिमालय पर्वत, उसके बारे में छोटी सी कहानी बताएंगे और उसको समझेंगे। तो भूवैज्ञानिकों के मतानुसार, मतलब भूवैज्ञानिकों के अनुसार दोस्तों जो हिमालय का निर्माण भूसंतति जो है आपका सिद्धांत, इसी को बोलते हैं हम लोग प्लेट टेक्टोनिक, क्या बोलते हैं इसको, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के दोस्तों अनुसार हुआ है। मतलब इनका कहना है भूवैज्ञानिकों का कि जो आपका हिमालय बना है, हिमालय बनने से पहले वो क्या था दोस्तों, 33 सागर था। क्या था ये, 33 सागर। अब 33 सागर कैसे दोस्तों आपका बन गया हिमालय उसके बारे में समझिए। तो ये जो आपका प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है दोस्तों
वो क्या है, वो दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं जो आपको बताएं। ये भू सन्नति जो लिखा है सिद्धांत, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है सम्मिलन। क्या होता है पहला? सम्मिलन दोस्तों। सम्मिलन आपका होता है सम्मिलन, सम्मिलन, ये आपका मिलन, मिलन हो गया। ये क्या होता है? तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो भी प्लेट होते हैं आपके, पहले आपको बता दें कि हमारे जो पृथ्वी जो देख रहे हैं दोस्तों, सभी क्या थे, अलग अलग प्लेटों में दोस्तों विभाजित थे दोस्तों। तो ये क्या थे, जो आपके जो बना है ये हिमालय, ये क्या है, 2 प्लेटों के बीच की जो दोस्तों आपका ये समुद्र था, ये तैतीस सागर था दोस्तों, उसके क्या दोस्तों टकराने से दोस्तों जो भाग बीच वाला था दोस्तों ऊपर उठने के कारण ये बना है। इसमें क्या होता है सम्मिलन में मेरे भाई होता है कि इसमें एक जो प्लेट होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के दोस्तों नजदीक आते हैं, मतलब कि एक दूसरे के दोस्तों पास आते हैं। मान लीजिए एक प्लेट इधर से आ रहा है, एक प्लेट इधर से आ रहा है, बीच में जो इलाका है दोस्तों क्या टकराने से ऊपर उठ जाता है, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, सम्मिलन। और जो ये जो बना है आपका हिमालय, तो ये सम्मिलन प्लेट से दोस्तों बना, ये ध्यान दीजिएगा। मतलब तैतीस सागर क्या है, तो किससे बना है, तो उत्तर में दोस्तों आपका था यूरेशियन प्लेट, और दक्षिण में दोस्तों हमारा पड़ता था भारतीय प्लेट। ये दोनों को दोस्तों क्या हुआ है, एक दूसरे की ओर खिसक रहे थे, खिसकते खिसकते क्या होता है दोस्तों आपस में टकराते हैं। और जो बीच की भूमि थी ये आपका यूरेशियाई प्लेट हो गया आपका ये, और ये आपका भारतीय प्लेट हो गया। बीच में मान लीजिए तैतीस सागर दोस्तों, ये इधर से खिसक रहा है, ये इधर से खिसक रहा है, दोनों दोस्तों एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, पास आ रहे हैं। तो बीच का जो भाग था दोस्तों तैतीस सागर का, ये दोस्तों क्या हुआ, आपस में ऊपर दोस्तों उठ गया, जिससे क्या दोस्तों ये यही आपका भाग हिमालय का दोस्तों रूप ले लिया। तो कभी पूछेगा आपसे कि हिमालय दोस्तों निर्माण हुआ है तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से हुआ है। तैतीस सागर दोस्तों ये पहले हिमालय बनने से पहले आपका तैतीस सागर वो था, ये याद रखिएगा। अब पहला तो बता दिया आपको सम्मिलन। दूसरा है विसरण। विसरण में क्या होता है कि प्लेट एक दूसरे से दूर भागते हैं। प्लेट क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। सम्मिलन में एक दूसरे के पास आते हैं, और विसरण में एक दूसरे से दूर भागते हैं। तीसरा जो होता है आपका प्लेट की जो गतियां के बारे में बता रहे हैं, उसमें क्या है आपका परिगमन जो होता है, या परिपथन बोल सकते हैं उसको, परिगमन बोले या परिपथन दोस्तों उसको बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, जो प्लेटें होती है एक दूसरे के दोस्त समांतर गति करती है, मतलब कि एक प्लेट इधर जा रहा है तो एक प्लेट इधर जाएगा, टकराएगा दोस्तों नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। तो जो प्लेट जो टेक्टोनिक है उसके दो सिद्धांत है दोस्तों, इसमें 3 प्रकार की गतियां प्लेट करते हैं। तो तैतीस सागर समझ में आपका आ गया कैसे बना है। आगे यहाँ पर दिया है कि जो आपका भू सन्नति जो सिद्धांत है, मतलब कि आपका प्लेट टेक्टोनिक जो है दोस्तों, ये सबसे पहले अमेरिकी भूवैज्ञानिक जेम्स हॉल और जेम्स डी डाना ने प्रस्तुत किया था, ये ध्यान दीजिएगा। हॉल और डाना कहाँ के ये, तो भूवैज्ञानिक है दोस्तों आपके ये अमेरिका के। बाद में जर्मन भूवैज्ञानिक लियोपोल्ड कोवर ने इस सिद्धांत को विस्तार से समझाया। भूसन्नति अब एक पुरानी अवधारणा है, और आधुनिक भूवैज्ञानिक में प्लेट टेक्टोनिक्स के ने उसकी जगह ले ली। इसी को दोस्तों क्या हुआ, नया नाम दे दिया गया। समझिए कि वही प्लेट टेक्टोनिक जो बता रहे हैं दोस्तों, उसका नाम ले लिया गया। तो पहले कौन शुरू किया, इसको कौन विस्तारित रूप से किया, उसका नाम याद रखिएगा, हॉल डाना दोस्तों इसको शुरू किए थे, और इसको और विस्तृत रूप से दोस्तों समझाने का काम किए थे कोवर। क्या उनके थे, कोवर जो जर्मनी के थे। अब आते हैं हम लोग आगे है कि हैरी हैस ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, वही प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव का परिणाम दोस्तों बताया। किसने बताया दोस्तों, तो ये आपके जो भूवैज्ञानिक है कौन, हैरी हैस ने दोस्तों इसको प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुरूप दोस्तों बताया कि हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो भारतीय प्लेट और यूरेशियन जो प्लेट है दोस्तों उसके टकराने से दोस्तों हुआ है। ये पॉइंट याद रखना है आपको। आगे है कि हिमालय की पर्वत श्रेणी प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल और तिब्बत की ओर दोस्तों अवतल है। अब ये समझिए, प्रायद्वीपीय पठार मतलब कि जो हमारे भारत का जो हिस्सा देख रहे हैं वो दोस्तों प्रायद्वीपीय जो इलाका है, प्रायद्वीपीय मतलब ये जो इलाका हमारा, इसी को बोलते हैं प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीप का मतलब जो 3 तरफ से दोस्तों पानी से घिरा होता है, उसी को कहते हैं प्रायद्वीप दोस्तों। अब ये प्रायद्वीप पठार की ओर क्या है, हिमालय हमारा उत्तल मतलब उत्तल की ओर है, मतलब उत्तल आकार का है, और जो तिब्बत की ओर है दोस्तों वो अवतल आकार का। मतलब मान लीजिए कि हमारा भारत देखते हैं तो भारत के ये क्या है दोस्तों, इस तरह से आपका हिमालय फैला हुआ है। तो ये क्या है, इसी को जो उभरा हुआ भाग देख रहे हैं, ये उभरा हुआ, ये क्या है, उभरा हुआ भाग है। यही जो बाहर की ओर उभरा हुआ जो भाग है ना भाई, इसी को बोलते हैं उत्तल। तो हमारे भारत की ओर क्या है दोस्तों, ये उत्तल आकार का है, मतलब कि उत्तल रूप में देखने के लिए मिलता है। और जो तिब्बत की ओर दोस्तों जो हिमालय का भाग है वो क्या धंसा हुआ देख रहे हैं, ये क्या है, यही अवतल आकार का है। तब से पूछे आपसे कि उत्तल अवतल क्या है, तो सिंपल बताइए कि भारत की ओर जो हिमालय का भाग है वो उभरा हुआ है, इसलिए तो इसको उत्तल बोलते हैं, और तिब्बत की ओर क्या धंसा हुआ, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अवतल बोलते हैं। तो ये पॉइंट समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे बात करते हैं कि जो हिमालय है दोस्तों, उत्तर भारत में जो हिमालय है, हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समांतर पर्वत श्रेणी में दोस्तों क्या है, बांटा गया है। किस तरह से जो हिमालय पर्वत है उसको इस तरह से दोस्तों ये 4 भागों में इस तरह से क्या है, बांटा गया है। उसी को दोस्तों अध्ययन किया गया। बारी बारी से इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला है ट्रांस हिमालय। क्या दोस्तों, ट्रांस हिमालय क्षेत्र, इसको हम लोग जानते हैं। तो इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, ये जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती है। पर्वत श्रेणियां दोस्तों जिसपे बहुत सारे पर्वत आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब ये
क्या है ये आपका काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसको कैसे याद रखिएगा, सिंपल याद रखिएगा इसको, इसके लिए कलेजा याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, कलेजा, या कॉलेज भी याद रख सकते हैं, बोल दीजिए कॉलेज, कॉलेज से याद रखिएगा कॉलेज, कॉलेज। कौ से क्या हो गया दोस्तों, काराकोरम, ल से हो गया लद्दाख, और ज से क्या हो गया दोस्तों, जास्कर हो गया। तो ये 3 पर्वत श्रेणियां कहाँ है मेरे भाई, तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। K2 का नाम सुने होंगे, जिसको हम लोग गॉडविन ऑप्शन के नाम पे जानते हैं, जो भारत की सबसे दोस्तों ऊंची क्या है, पर्वत है दोस्तों, जो 8611 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। काराकोरम की सबसे सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बताया यहाँ पर भारत की सबसे ऊंची, लेकिन पूरी तरह से हमारे भारत में दोस्तों ये स्थित नहीं है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर ऑप्शन दिया है, पूछा भारत की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों, तो यहाँ पर K2 मारिएगा, लेकिन पूर्णतः अगर शब्द देगा पूरी तरह से भारत में स्थित, आपका आंसर बदल जाएगा, जो आगे हम बताने वाले हैं आपको। तो यहाँ पर पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में 3 है, कलेजा याद रखिएगा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसमें दोस्तों आपके K2 जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है किसका, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का, ये दिमाग में डाल के रखिएगा, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। आगे है कि काराकोरम और लद्दाख के बीच नुब्रा घाटी है। जो काराकोरम श्रेणी देख रहे हैं पर्वत श्रेणी, और लद्दाख के बीच, इसके बीच में क्या है, तो दोस्तों घाटी है, जिसका नाम क्या है, नुब्रा घाटी, नाम सुने होंगे, जो बागानों की बैक्टीरियन ऊँटों तथा अपने मठों के लिए तो प्रसिद्ध है। किसके लिए, तो बागानों के लिए प्रसिद्ध है, बैक्टीरियन ऊँटों के लिए, और अपने जो मठ है दोस्तों उसके लिए ये प्रसिद्ध है। कौन आपका, ये नुब्रा घाटी, इसको ध्यान दीजिएगा। नुब्रा घाटी कहाँ है, तो काराकोरम पर्वत श्रेणी और लद्दाख पर्वत श्रेणी का जो बीच का इलाका है दोस्तों, वहीं पर आपको नुब्रा घाटी देखने के लिए मिलता है। आगे बात करते हैं, आगे है आपका कि कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय के बारे में बात करेंगे तो कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है। करेवा क्या है दोस्तों, तो कश्मीर में जो मिट्टी पाई जाती है उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं करेवा। मतलब ये एक मिट्टी का दोस्तों प्रकार है जो कश्मीर में आपको देखने के लिए मिलता है, जहाँ जाफरान की दोस्तों खेती होती है। अगर जाफरान पूछे कहाँ होता है दोस्तों, तो कश्मीर में आपकी होती है। और करेवा चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों का हिमोड़, मतलब कि जो हिमोड़ होता है, जो हिम का मतलब कि हिम जो बर्फ होता है दोस्तों, समझिए कि हिम से दोस्तों जो बना हुआ आपका मिट्टी होता है वो क्या कहलाता है, आपका हिमोड़ दोस्तों कहलाता है। जो मोटी परत के जमाव से दोस्तों ये बनता है, कौन आपका करेवा। ये चिकनी मिट्टी की तरह ही होती है, और हिमोड़ को दोस्तों मिलकर के ये बना होता है, एक परत दर परत दोस्तों बनाया जाता है। इस पर किसी खेती होती है, तो जाफरान की खेती किस में होती है, करेवा में। करेवा कहाँ प्रसिद्ध है, तो कश्मीर हिमालय में, या कश्मीर दोस्तों याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से बनते हैं। आगे है कि बृहद हिमालय, अगला जो हमारा जो हिमालय आएगा वो बृहद हिमालय आएगा, लेकिन यहीं पर आपको चर्चा कर दिया है। बृहद हिमालय में जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और जास्कर श्रेणी में, बृहद हिमालय में जो आपका है जोजिला, पीर पंजाल और बनिहाल, ये दोस्तों क्या है, आपके दर्रे हैं। और वहीं जास्कर श्रेणी के बारे में बात कर ले, फोटुला, लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला जैसे दर्रे दोस्तों स्थित है। मतलब बृहद हिमालय के अंतर्गत आपको जोजिला, पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा देखने के लिए मिलेगा। जास्कर श्रेणी जो आपका है दोस्तों ट्रांस हिमालय का पर्वत श्रेणी, उसमें दोस्तों फोटुला देखने के लिए मिलेगा, और लद्दाख में दोस्तों खारदुंगला दोस्तों जैसे जो दर्रे हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं मेरे भाई, ये आपको ध्यान देना है। अगला हम आते हैं कश्मीर हिमालय। जो कश्मीर हिमालय है, कश्मीर हिमालय के क्षेत्र में ही मीठे जल की झील डल और बुल्लर जो झील है, और खारे जल की जो झील है दोस्तों ये पांगशो और सोमोरीर दोस्तों झील आपको है। ये जो पांगशो और ये पांगोंग सो है, और जो ये सोमोरीर है दोस्तों ये आपको लद्दाख में देखने के लिए मिलेगा। कहाँ मिलेगा, लद्दाख में दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। कश्मीर मत टिक कर दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। बाकी ये डल झील और बुल्लर झील है दोस्तों, अगर पूछे तो ये सो बोलिएगा कश्मीर में ये है। तो ये डल झील और बुल्लर झील क्या है मेरे भाई, एक मीठे पानी की झील है, और ये दोनों जो आपको बताएं ये दोनों क्या है, खारे पानी की झील है। बुल्लर झील दोस्तों में भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ये भी आपको ध्यान देना है। आगे है कि वैष्णो देवी, ये भी जम्मू कश्मीर में देखने के लिए मिलेगा आपको। अमरनाथ गुफा दोस्तों जो हर साल क्या होता है, यात्रा यहाँ होता है। और सरार ए शरीफ जैसी तीर्थ स्थल कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय में स्थित है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, ये मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थल इसको माना जाता है। बाकी ये दोस्तों हिंदू धर्म के लोगों के लिए वैष्णो देवी माता और अमरनाथ यात्रा या अमरनाथ गुफा दोस्तों ये आपको कश्मीर में देखने के लिए मिलेगा। आगे है हिमाद्री या सर्वोच्च या बृहद हिमालय। दूसरा जो हिमालय का पार्ट है दोस्तों हिमाद्री है, सर्वोच्च हिमालय या बृहद हिमालय इसी को हम लोग बोलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। पहला ट्रांस हिमालय देख लिया, दूसरा हम लोग बृहद हिमालय को देखेंगे। अब ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, मतलब कि हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई दोस्तों 6000 मीटर है। ऊंची श्रेणी कहने का मतलब दोस्तों इसके पीछे कारण है कि जो ट्रांस हिमालय दोस्तों उसको हिमालय का भाग नहीं माना जाता है। उसके बारे में कहा जाता है कि हिमालय से दोस्तों क्या है वो अलग है ट्रांस हिमालय, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन आपसे पूछे कि जो बृहद हिमालय है दोस्तों यही क्या है, मुख्य रूप से ये बृहद हिमालय क्या है, हिमालय का अंतर्गत दोस्तों आपके आते हैं। इसको हम लोग सबसे जो ऊपरी भाग है दोस्तों इसको हिमालय का हम लोग इसको मानते हैं, ये ध्यान दीजिएगा।
तो इसकी औसत ऊंचाई कितना है, 6000 मीटर है। विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, जो माउंट एवरेस्ट कहते हैं, जो नेपाल में स्थित है, ये दोस्तों इसी पर्वत श्रेणी में आपका है, मतलब कि बृहद हिमालय के अंतर्गत दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है। ये ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट किस हिमालय में स्थित है तो बृहद हिमालय में दोस्तों बोलिएगा। आगे है कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, नामचा बड़वा दोस्तों आदि कुछ जो पर्वत है शिखर दोस्तों, ये आपको बृहद हिमालय में देखने के लिए मिलेगा। मतलब जो महत्वपूर्ण पर्वत आप पढ़ें, माउंट एवरेस्ट हो गया, आगे ही पर्वत मिलेगा ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण है माउंट एवरेस्ट जो सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों, आपको ये इसके बारे में, इसकी ऊंचाई 8848, कहीं कहीं दोस्तों आपको 50 भी देखने के लिए मिलेगा। 8848 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है, ये भी याद रखिएगा। जो आपका नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। कंचनजंगा दोस्तों आपका नंगा पर्वत हो गया, नंदा देवी हो गया, कामेट हो गया और नामचा बड़वा, ये सब क्या है दोस्तों, बृहद हिमालय के अंतर्गत ही आने वाले पर्वत है दोस्तों। बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा दोस्तों अलग होता है। ये आपका बृहद हिमालय हो गया, इसके बाद नीचे आएगा आपका क्या आएगा, लघु हिमालय आएगा। इसके बीच का दोस्तों एरिया है, मतलब जो अलग करने वाला, इसको बोलते हैं क्या, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसको याद रखिएगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब आते हैं हम लोग जिसको हम लोग बोलेंगे हिमाचल श्रेणी या लघु हिमालय या मध्य हिमालय। हिमाचल श्रेणी बोले वो देखिए हिमाद्री है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय बोलते हैं या बृहद हिमालय बोलते हैं। और ये क्या है, हिमाचल श्रेणी है, क्या इसको बोलेंगे, हिमाचल या लघु या मध्य हिमालय बोलेंगे। तो इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा और महाभारत जो पर्वत श्रेणियां दोस्तों आते हैं। बृहद और लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी आपको देखने के लिए मिलेगा। लाहौल स्पीति, कुल्लू और कांगड़ा घाटी दोस्तों मिलती है। यहाँ पर दोस्तों अल्पाइन चारागाह, जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग से इसी जो अल्पाइन चारागाह है दोस्तों, इसी के मतलब ये कश्मीर घाटी में इसको लोग मर्ग कहते हैं। और इसी मर्ग के नाम पर दोस्तों जगह है गुलमर्ग और सोनमर्ग दोस्तों पड़ा है। और यही अल्पाइन जो चारागाह है दोस्तों, उत्तराखंड में जो लोग हैं वहाँ बोग्याल कहते हैं या प्यार दोस्तों कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। उत्तराखंड में जो अल्पाइन चारागाह है उसको क्या कहेंगे दोस्तों हम लोग, बोग्याल या प्यार, और मर्ग को दोस्तों क्या कहेंगे, गुलमर्ग या सोनमर्ग। इसको ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। आगे है कि उत्तराखंड तो हमारा हो गया। शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में है। मतलब जो भी आपके पहाड़ी जो पर्यटन स्थल है दोस्तों, वो आपको ज़्यादातर कहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं, तो लघु हिमालय, जिसको हिमाचल श्रेणी भी दोस्तों या मध्य हिमालय भी हम लोग कहते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं। ये बृहद हिमालय मतलब इसके ऊपर वाला जो हम लोग पढ़े अभी, उसकी बात कर दिया यहाँ पर। बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया प्रजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं, मतलब कि जो दोस्तों मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, भोजन की तलाश में दोस्तों घूमते रहते हैं। जो ग्रीष्म ऋतु में, देखिए बता भी रहा है कि जो ग्रीष्म ऋतु में क्या करते हैं, ऊपर मतलब कि बोग्याल में चले जाते हैं, और शरद ऋतु में दोस्तों नीचे घाटियों में दोस्तों लौट आते हैं। मतलब कि ग्रीष्म ऋतु में चले जाते हैं बोग्याल जो इलाका है, मतलब कि आपका अल्पाइन चारागाह की ओर चले जाते हैं, फिर दोस्तों शरद ऋतु में वो नीचे घाटियों में दोस्तों आ जाते हैं। प्रसिद्ध फूलों की घाटी का नाम सुने होंगे, चमोली का नाम दोस्तों उत्तराखंड में है। ये दोस्तों आपको लघु हिमालय में देखने के लिए मिलेगा, इसी पर्वत क्षेत्र में दोस्तों स्थित है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, ये सभी इलाके जो दोस्तों आपके हैं, ये सब तो आपका 4 धाम हो गया। तो 4 धाम आपका उत्तराखंड में है। और ये दोस्तों जो बोलेगा किस हिमालय पर्वत श्रेणी में है, तो आपका लघु हिमालय पर्वत श्रेणी में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। इसके अलावा दोस्तों हेमकुंड साहिब इसी इलाके में दोस्तों स्थित है। तो उम्मीद करते हैं जो बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा हो। कहीं भी दिक्कत हो दोस्तों तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा वो पॉइंट को जो समझने में आपको दिक्कत करे। अब आते हैं आगे। आगे हमारा है ये दार्जिलिंग के बारे में बोल रहा है आपको कि दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय क्षेत्र में तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है। मतलब कि तीस्ता नदी वो सिक्किम से ही बहती है, सिक्किम को दोस्तों प्राणधार नदी से कहा जाता है। कंचनजंगा जो सिक्किम के ही दोस्तों सिक्किम में ही पड़ता है आपका, सिक्किम में नेपाल के बॉर्डर पर दोस्तों कंचनजंगा देखने के लिए आपको मिलता है। तो कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटी और गहरी खाइयाँ पाई जाती है। इन पर्वतों के ऊंचे शिखरों पर लेप्चा जनजाति रहती है। लेप्चा आपसे पूछे कहाँ है तो सिक्किम में टिक कीजिएगा। यहाँ की प्राकृतिक दशाओं जैसे मध्यम ढाल, गहरी व जीवाश्म युक्त मिट्टी, जिसमें दोस्तों मतलब कि जीवाश्म के दोस्तों जीवों के अंश पाए जाते हैं, वही जीवाश्म मिट्टी, संपूर्ण वर्षा का होना और मंद शीत ऋतु होने के कारण अंग्रेजों ने यहाँ पर चाय बागान दोस्तों लगाए थे। मतलब ये जो इलाका है दार्जिलिंग और सिक्किम का दोस्तों, ये यहाँ की जलवायु के बारे में बताया, यहाँ की जलवायु दशाएं कैसी रहती है, कौन सी नदियाँ दोस्तों और कौन सी जनजातियाँ रहती है, और यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया था दोस्तों उसके बारे में यहाँ पर बताया। फिर आगे चल करके दोस्तों एक पॉइंट है यहाँ नोट में लिखा है कि लघु हिमालय और शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा दोस्तों अलग होता है। जैसे देखिए हम लोग पढ़े बृहद हिमालय, लघु हिमालय और ये शिवालिक पढ़े नहीं, लेकिन शिवालिक के बारे में बता देते हैं। तो ये बृहद हिमालय, लघु हिमालय कौन अलग करता है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यहाँ पर मेन
सेंट्रल थ्रस्ट। और जो आपका ये आपका लघु हिमालय और आपका इस शिवालिक को कौन अलग कर रहा है, तो मेन बाउंड्री फॉल्ट दोस्तों। ये पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में छप सकते हैं। आगे है कि शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय। क्या कहते हैं शिवालिक को हम लोग, निम्न मतलब सबसे निचला हिमालय, और सबसे ऊपर कौन हो गया दोस्तों, उसको ट्रांस को मत बोलिएगा, बृहद हिमालय को बोलिएगा, या इसको बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। जो हमारे बिहार के भी दोस्तों, जो उत्तरी बिहार देख रहे हैं, ये खासकर पश्चिमी चंपारण जो पर्वत है दोस्तों आपका, वो दोस्तों उससे दोस्तों संबंधित है ये ध्यान दीजिएगा। अगर पूछे कि बिहार में कौन से हिमालय का भाग टच करता है, तो ये शिवालिक को ही टिक करना है आपको। यह हिमालय का नवीनतम भाग है, सबसे जो नवीनतम भाग है दोस्तों, ये कौन है आपका, ये आपका शिवालिक ही है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू घाटी, पश्चिम में इसे दून कहते हैं, मतलब कि शिवालिक में जो घाटियां मिलती है आपको, उसको दून कहते हैं या द्वार कहते हैं दोस्तों। इसी के नाम पर दोस्तों आपको देहरादून जो सबसे बड़ा दून है, और हरिद्वार का नाम सुनते हैं। शिवालिक के निचले भाग की तराई को कहते हैं। तराई या भावर क्या होता है, सब हम बताएंगे आपको। तराई और भावर क्या होता है दोस्तों, इस सारी चीज़ों के बारे में लोग बात करेंगे। बस ये ध्यान दीजिएगा कि जो शिवालिक में जो घाटी मिलता है आपको, वो दून कहते हैं उसको, या द्वार कहते हैं। इसी के नाम पर दोस्तों आपका देहरादून और हरिद्वार का नाम सुनते होंगे। अब हम लोग आते हैं आगे मेरे भाई। अब आगे हम लोग देख लिए हिमालय का दोस्तों विभाजन, हम लोग देखें क्या, तो ऊपर से नीचे मतलब उत्तर से दक्षिण बोल सकते हैं आप लोग। हम लोग पूरब से पश्चिम मतलब नदी के आधार पर भी हम लोग देखते हैं हिमालय का विभाजन। तो हिमालय की नदियों के आधार पर विभाजन कैसे किया है, तो सबसे पहले विभाजन करने वाले कौन थे, तो सिडनी बुराड़ दोस्तों। सिडनी बुराड़ ने दोस्तों क्या किया था, ये एक भूगोल शास्त्री थे। इन्हें नदियों के आधार पर क्या किया, हिमालय को दोस्तों पश्चिम से पूरब की ओर दोस्तों बांटा। ये ध्यान दीजिए, कुल मिलाकर के 2400 किलोमीटर की दोस्तों लंबाई है पश्चिम से पूरब की ओर किसकी, तो हिमालय की दोस्तों। ऐसा इन्होंने बताया है। अब क्या किया इन्होंने, तो पंजाब और कश्मीर हिमालय जो 560 किलोमीटर दोस्तों लंबा है, ये किसके बीच में है, तो सिंधु और सतलज, मतलब कि सिंधु और सतलज, ये सिंधु और सतलज के बीच में जो दोस्तों हिमालय आ रहा है, वो क्या कहलाता है, वो पंजाब हिमालय। क्योंकि आप देखते हैं भारत, ये मान लीजिए कि हम एक छोटा सा ये इस तरह का मान लीजिए कि भारत है ये अपना, ठीक है। अब यहाँ पर ये सिंधु नदी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमारे भारत से प्रवेश करके पाकिस्तान में चली जाती है दोस्तों। और यहाँ पर क्या है, सतलज नदी है। तो सिंधु और सतलज के बीच का जो दोस्तों आपका हिमालय दिख रहा है, उसको कश्मीर या पंजाब हिमालय कहेंगे। उसके बाद दोस्तों ये सतलज हो गया। सतलज के बाद दोस्तों आपकी काली नदी आती है, ये आपका सिंधु नदी है। सिंधु, ये सतलज, ये काली, सिक्किम में आइएगा तो तीस्ता नदी, फिर उसके बाद दोस्तों असम में आइएगा तो देहांग नदी। क्या है आपका, देहांग नदी। ये नदी याद रखिएगा तो आसानी से आप विभाजन कर दीजिएगा। तो सिंधु सतलज हो गया कश्मीर हिमालय, फिर सतलज से लेकर के आपका काली, इसको क्या बोलिएगा आप, तो इसको कुमायूं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कुमायूं हिमालय दोस्तों, या उत्तराखंड वाला हिमालय का जो इलाका है दोस्तों, कुमायूं का वहीं पड़ता है आपका। तो कुमायूं हिमालय किसको कहते हैं, तो सतलज और काली नदी के बीच का। काली और तीस्ता के बीच का जो हिमालय पड़ता है उसको नेपाल हिमालय कहते हैं। और तीस्ता से लेकर देहांग नदी के बीच का होता है उसको असम हिमालय कहते हैं। फिर से बता रहे हैं आपको, सिंधु सतलज क्या हो गया आपका, पंजाब या कश्मीर हिमालय। सतलज और काली दोस्तों आपका हो गया कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता हो गया नेपाल हिमालय। तीस्ता और देहांग हो गया दोस्तों आपका असम हिमालय। ये आपको दिमाग में डाल के रखना है। ये जो आपका पंजाब हिमालय कश्मीर हिमालय है 560 किलोमीटर लंबा है। कुमायूं आपका 320, नेपाल में 800 किलोमीटर लंबा है, और असम हिमालय जो है 720 किलोमीटर दोस्तों लंबा है। इसको ध्यान दीजिएगा। अब इसमें जो कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां जो आती हैं उसके बारे में लोग चर्चा करेंगे। तो कश्मीर हिमालय जो बताएं आपको, कौन, सिंधु से लेकर सतलज नदी के बीच का जो इलाका है, उसमें आपका वैष्णो मंदिर, अमरनाथ गुफा हो गया, चरारे ए शरीफ जो मुस्लिम तीर्थ स्थल बताए थे आपको, ये दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद जो कुमायूं हिमालय है वहाँ मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में स्थित है, बता दिए आपको। इसकी मुख्य चोटी कौन है, नंदा देवी का नाम सुने होंगे। कामेट हो गया, त्रिशूल हो गया, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, बंदरपुछी, जितनी भी चोटी का नाम सुन रहे हैं ये सब के सब उत्तराखंड में आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद फूलों की घाटी हो गया, दून हो गया, द्वार घाटी हो गया, ये सब दोस्तों कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही आपको देखने के लिए मिलते हैं मेरे भाई। अब यहाँ फूलों की घाटी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा किया, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। पूछा बुरा है कि फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। कहाँ है, चमोली जिला में। उत्तराखंड का जो जिला है चमोली, वहाँ पर दोस्तों फूलों की घाटी आपको देखने के लिए मिलती है। इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसे 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में दोस्तों मान्यता मिली। कब, 2005 में। ये पॉइंट याद रखिएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भौगोलिक रूप से पास पास स्थित हैं। दोनों मिलकर के एक संयुक्त यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बनाते हैं। ये दोनों नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। किसका, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन है आपका, फूलों की घाटी और
नंदा देवी दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान नंदा देवी बोलेगा कहाँ है, तो ये भी दोस्तों उत्तराखंड राज्य में है, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन महत्वपूर्ण है कि जो आपका मिला है फुलोई घाटी को विश्व धरोहर दोस्तों 2005 में मिला है। अब आते हैं आगे, हम लोग बात करते हैं कि हिमालय की सभी चोटियाँ नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। हिमालय की सभी जो ऊंची चोटियाँ है वो बोल रहा है कि नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती है। नेपाल हिमालय किसको कहेंगे हम लोग, तो सर जो आपका काली और तीस्ता के बीच की नदी है उसको कहते हैं, हिमालय को हम लोग नेपाल हिमालय कहते हैं। ये पश्चिम से पूरब की ओर इसका क्रम है, तो पश्चिम से पूरब मतलब कि इधर से लेकर के इधर, मतलब इधर से दोस्तों क्रम है, इसको याद रखिए। पहला कौन है, तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। कंचनजंगा आपका सिक्किम में ही पड़ता है, बता दिए बॉर्डर पर है सिक्किम और नेपाल का। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा दोस्तों ये याद रखिएगा। ये कहाँ है, तो आपका नेपाल हिमालय के अंतर्गत दोस्तों आपके आते हैं। अब आते हैं आगे, अरुणाचल प्रदेश में 4 पहाड़ियाँ हैं। अरुणाचल प्रदेश में तो 4 पहाड़ियाँ, चारों पहाड़ियाँ का नाम वहाँ की जनजाति के नाम पर रखा गया। कौन कौन, डफला, मिरी, अहोर और मिसमी। डफला, मिरी, अहोर, मिसमी ये यहाँ के स्थानीय जनजातियों के नाम पर दोस्तों रखे गए हैं, ये पहाड़ियों के नाम, जो कहाँ है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि डफला, मिरी, अहोर और मिसमी दोस्तों कहाँ की पहाड़ी है, कहाँ की जनजाति है, तो आपकी अरुणाचल प्रदेश की है। अब उसके बाद भारत और म्यांमार, जो भारत और म्यांमार हमारे भारत के जो पूर्वी वाला भाग देख रहे हैं, जब नॉर्थ ईस्ट जो बोलते हैं स्टेट दोस्तों, उसके साथ अपना ही म्यांमार क्या करता है, अपनी सीमा साझा करता है। तो उसमें देखते हैं हम लोग कि भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित पहाड़ियाँ जो हिमालय के अंतर्गत ही दोस्तों आती है, हिमालय के अंतर्गत ही दोस्तों क्या आती हैं, ये आती हैं। पहला कौन है, तो पटकोई बूम, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पटकोई बूम अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। नागा पहाड़ी नागालैंड में पड़ता है, ये तो याद रहेगा आपको, नागा पहाड़ी नागालैंड। फिर लैमाटोल पहाड़ी दोस्तों मणिपुर में पड़ता है, और मिजो पहाड़ी मिजोरम में। तो इसमें 2 को तो याद रखने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगा ना, ये नागा मिजो पहाड़ी और नागा पहाड़ी। पटकोई बूम भी आपको याद रहेगा, और लैमाटोल दोस्तों ये मणिपुर में, कहाँ पर है, ये मणिपुर में, ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। आगे है कि लैमाटोल का पश्चिमी जो स्थित पहाड़ी है, मतलब कि ये आपका क्या है, नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, यहाँ पर आपका म्यांमार है। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम दोस्तों, ये वाला इलाका क्या है, असम है। क्या है, असम। तो जो आपका ये लैमाटोल मतलब मणिपुर में जो आपका पहाड़ी देख रहे हैं, तो इसका जो पश्चिम वाला इलाका होगा, पश्चिम वाला क्या होगा, पश्चिम वाला, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, बराइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बराइल दोस्तों हम लोग कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। जो असम में, कहाँ पर है बराइल, तो असम में है। खासी पहाड़ी जो दोस्तों मेघालय में है, ये जनजाति इसी जनजाति के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पर बोल रहा है आपसे कि खासी पहाड़ी पर ही मेघालय की राजधानी शिलांग व चेरापूंजी स्थित है। कहाँ पर, तो खासी पहाड़ी में। वहीं बोल रहा है कि मेघालय राज्य में पश्चिम से पूरब मतलब वही ये जो देख रहे हैं, ये पश्चिम से पूरब, ये मान लीजिए आपका मेघालय है, और ये पश्चिम से पूरब हम लोग जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं, पश्चिम से पूरब। तो पश्चिम से पूरब की ओर जाइएगा तो कौन मिलेगा आपको, गारो पहले मिलेगा, फिर खासी मिलेगा, फिर जयंतिया दोस्तों मिलेगा, पहाड़ी मिलेगी। इन पहाड़ियों के नाम भी स्थानीय जनजातियों के नाम पर रहेगा, मतलब कि वहाँ पर मेघालय में आपको ये जनजाति देखने के लिए मिलेंगे, और दोस्तों ये पहाड़ी को देखने के लिए मिलेंगे। खासकर बोलेगा आपसे कि मध्य वाला पहाड़ी कौन है, तो ये खासी पहाड़ी है। खासी पहाड़ी को दोस्तों से जो आपका मेघालय उसकी राजधानी भी है, और चेरापूंजी भी दोस्तों है, ये ध्यान दीजिएगा, ये दिमाग में आपको डाल के रखना है मेरे भाई। आगे हम लोग आते हैं, अगला हमारा है कि गारो, खाफी, जयंतिया की पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से शिलांग पठार कहते हैं। मतलब कि तीनों को मिलाइएगा, गारो, खाफी, जयंतिया, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, शिलांग का दोस्तों पठार कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये ध्यान देने वाली है कि शिलांग का पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है। क्या है, ये हिमालय का दोस्तों हिस्सा इसको नहीं माना जाता। किसको, गारो, खाफी, जयंतिया को किसका माना जाता है, तो सुन करके आप आश्चर्यचकित हो जाइएगा। ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार जो है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत का जो एरिया देख रहे हैं, उसका दोस्तों हिस्सा माना जाता है। किसको, गारो, खासी, जयंतिया को। प्रश्न पूछेगा, आप तो टिक कर दीजिएगा हिमालय, लेकिन हिमालय दोस्तों आपका आंसर गलत हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ बता रहा है आपसे कि शिलांग की पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है। शिलांग पठार के उत्तर पूर्व में असम राज्य में रेगमा व मिकिर की पहाड़ी पाई जाती है। मतलब शिलांग पठार का जो उत्तर पूर्व इलाका है, मान लीजिए आपका शिलांग पठार है, ये जो उत्तर पूर्व का इलाका है, यहाँ पर दोस्तों असम में है। असम में दोस्तों आपका रेगमा और क्या है आपका मिकिर दोस्तों पहाड़ी पाई जाती है। और ये पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय भारतीय पठार का हिस्सा है। किसका है, तो प्रायद्वीपीय भारतीय पठार का दोस्तों हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा नहीं है। शिलांग पठार मतलब जो गारो, खाफी, जयंतिया से मिलकर के बना है। तो ये चीज़ याद रखना है आपको। आगे है कि हिमालय भारत के 9 राज्यों व 2 यूटी प्रदेशों में दोस्तों फैली है। 2 यूटी तो याद रखिए, जम्मू कश्मीर लद्दाख। अब 9 राज्य कौन कौन है देखिए, तो 9 राज्य में आपको 7 सिस्टर में असम को निकाल दीजिएगा। 7 सिस्टर में दोस्तों क्या कीजिएगा, असम को निकाल देना है मेरे भाई। अब यहाँ पर देखिए क्या है, तो कौन कौन है, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ये दोस्तों यहाँ पर क्या है आपको देखने के लिए मिलता है, हिमालय का विस्तार दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। हम लोग आते हैं आगे। कोई पॉइंट समझने में दिक्कत हो मेरे भाई तो बताइएगा हमें।
क्योंकि इस चैप्टर आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ध्यान दीजिएगा। तो पूरा वीडियो को देखिएगा। अब उत्तर भारत के मैदान के बारे में बात करते हैं। तो उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाया मतलब कि बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना, मतलब कि जलोढ़ जो मतलब कि मिट्टियों द्वारा जो बह करके नदियों द्वारा जो बह करके दोस्तों जो आते हैं गाद, उससे जो दोस्तों मैदान बनता है उसी को बोलते हैं जलोढ़ मैदान दोस्तों बोलते हैं। ये बहुत ही उपजाऊ होता है। इसके पूर्व में इस मैदान के पूरब से पश्चिम की लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर 3200 किलोमीटर है और चौड़ाई लगभग आपका है 150 से लेकर 300 मीटर दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है। ये मैदान किससे बना है उत्तर भारत का मैदान? तो 3 प्रमुख नदियां हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये ध्यान दीजिएगा। अब उत्तर से दक्षिण दिशा में हम लोग क्या करेंगे, उत्तर से दक्षिण दिशा में उत्तरी भारत के मैदान को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन भाई? तो ये भाबर, तराई और जलोढ़, जिसको खादर बांगर के हम लोग नाम से भी जानेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो हिमालय का 3 भाग बता दिए आपको। चौथा ट्रांस हिमालय को दिमाग में रखिएगा, लेकिन 3 भाग मुख्य रूप से बोलिएगा, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। शिवालिक के दोस्तों दक्षिण में आइएगा आप, तो यहाँ वाला जो इलाका देखिएगा, ये इसी को बोलते हैं भाबर। शिवालिक के दक्षिण में ये जो भाबर के दक्षिण में आइएगा दोस्तों, तो इसको बोलते हैं तराई। क्या बोलते हैं इसको? तराई बोलते हैं दोस्तों। अब ये भाबर और तराई क्या होता है सर, वही पॉइंट को हमको समझना है। तो यहाँ पर बता रहा है, पहले उसको पढ़ देते हैं, फिर अपने तरीके से आपको समझा देंगे हम। तो भाबर क्या है? ये 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पतली पट्टी है जो शिवालिक, गिरिपाद, ये दोस्तों शिवालिक को गिरिपाद ही बोलते हैं या पाद हिमालय ही बोलते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। पाद हिमालय, बाह्य हिमालय, शिवालिक को ही बोला जाता है। ये प्रश्न आपसे बनता है एग्जाम में। हिमालय के गिरिपाद समांतर फैली है। हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियां यहाँ पर भारी व बड़े सैल मतलब वो चट्टान, कंकड़ पत्थर, गोलास में गोले चिकना पत्थर जमा कर देती है और कभी कभी स्वयं इसी में लुप्त हो जाती है। मतलब कि भाबर को आप सिंपल याद रखिए कि नदियों का जो पथरीला इलाका होता है दोस्तों, मतलब भाबर मतलब क्या हो गया? पथरीला इलाका, पथरीला क्षेत्र दोस्तों। क्या हो गया? पथरीला क्षेत्र दोस्तों, जहाँ पर नदियाँ क्या होती हैं, इस इलाके में नदियाँ आकर दोस्तों गायब हो जाती हैं। क्या होती है नदियाँ दोस्तों? गायब, मतलब कि जमीन के दोस्तों अंदर चली जाती है, मतलब जमीन के अंदर को दोस्तों बहती है। वही क्या है आपका भाबर है। क्या है? भाबर। भाबर बोलेगा सिंपल एक लाइन में याद रखिएगा, ये क्या? पथरीला, मतलब ये खेती के लिए आपका अनुपजाऊ होता है, यहाँ पर खेती आप नहीं कर सकते हैं, ये आप याद रखिएगा। अगला हमारा तराई। तराई में क्या होता है? नदियाँ फिर से दोस्तों जन्म देती है, मतलब कि भाबर से निकल के फिर नदियाँ आपको यहाँ पर देखने लगेगी। तराई मतलब हो गया आपका ये दलदली इलाका, दलदली क्षेत्र। क्या हो गया? ये दलदली क्षेत्र जो कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो भाबर के दक्षिण में दोस्तों देखने के लिए आपको मिलता है ये दलदली क्षेत्र। वही बात बता रहा है आपको कि भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है, जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियाँ क्या होगी? इस क्षेत्र में धरातल पर निकलकर प्रकट होती है, मतलब यहाँ से नदियाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी और ये बहुत उपजाऊ होती है, ध्यान दीजिएगा। तराई क्षेत्र, यहाँ नदियों की निश्चित वाहिकाएं नहीं होती है। यह क्षेत्र अनूप मतलब कि जल से घिरा हुआ दलदली होता है, बन जाता है, जिसे तराई कहते हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन्यजीव का घर है। सिंपल बताएं हैं कि भाबर शब्द जब भी कोई बोले आपको तो बोलिएगा कि ये पथरीला इलाका होता है, जहाँ पर नदियाँ क्या होती है? विलुप्त हो जाती है। और तराई क्या होता है? दलदली इलाका होता है, जहाँ नदियाँ दोस्तों क्या होती है? जो भाबर से विलुप्त हुई, वहाँ पर दोस्तों वो देखने के लिए मिलेगी आपको। आपका भाबर क्या होता है? अनुपजाऊ होता है दोस्तों, ये बहुत ही उपजाऊ होता है, ये ध्यान देने वाली बात है आपको। अब जलोढ़ क्या है? अब देखिए यहाँ पर तीसरा है जलोढ़। तो तराई के दक्षिण में जो मैदान है दोस्तों, उसको बोलते हैं, जो पुराने और नए जलोढ़ से बना होने के कारण इसको बांगर और खादर कहते हैं। पहले जलोढ़ समझिए, जलोढ़ क्या होता है? जलोढ़ मतलब कि जो जल कोढ़े हुए, मतलब कि वो जलोढ़ क्या होते हैं? वही मिट्टी होती है दोस्तों, जो क्या होगा? जल से नदियों से बह करके जो मिट्टी लाई जाती है और उससे दोस्तों मैदान का जो निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? आपको जलोढ़ कहते हैं। मतलब कि नदियाँ जब बहती है तो अपने साथ दोस्तों बहुत सारे गाद लेके आती है। अब वो गाद से दोस्तों जो मैदान का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? जलोढ़ कहते हैं। अब ये जलोढ़ क्या होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके के। कौन कौन होते हैं यहाँ पे? एक बांगर होते हैं। बांगर मतलब ये पुराने मिट्टी होते हैं, पुराने जलोढ़ मिट्टी होते हैं, उसी को बोलते हैं बांगर। और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होते हैं उसको क्या बोलते हैं? खादर दोस्तों। क्या बोलते हैं उसको? खादर। ये प्रश्न पूछता है, पुराना को बांगर, देखिए ब से बूढ़ा याद रखिएगा, ब से बूढ़ा, और ये खादर हो गया नवीन, मतलब कि नया हो गया। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। फिर से हम आपको बताते हैं, ये आपका हो गया शिवालिक। क्या हो गया? ये शिवालिक हो गया, शिवालिक हिमालय। इसके दक्षिण में दोस्तों भाबर है, इसके दक्षिण में तराई है और इसके दक्षिण में आपको देखने के लिए मिलता है जलोढ़। भाबर मतलब पथरीला इलाका है, वो हो गया दोस्तों। तराई हो गया जो दलदली इलाका है, और ये दोस्तों जलोढ़ मतलब कि जो जल से बह करके जो गाद आए हैं वो जमा करके दोस्तों यहाँ पर मैदान का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग जलोढ़ मैदान कहते हैं दोस्तों, जो 2 भागों में बटा हुआ है, खादर और बांगर। अब देखिए यहाँ पर बोला है आगे कि उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली नदियाँ अपने मुहाने पर बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। जो उत्तर भारत में दोस्तों नदियाँ बहती है, जैसे सुंदरबन डेल्टा, सामान्य तौर पर यह एक सपाट मैदान है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर है। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरबन डेल्टा है। ये कौन बनाता है दोस्तों? ये ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी बनाती है। कौन? गंगा और ब्रह्मपुत्र से बना हुआ है।
गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदियों से दोस्तों मिलकर के ये डेल्टा बना हुआ है। आगे हम लोग आते हैं। अब देखिए हरियाणा एवं दिल्ली, हरियाणा एवं दिल्ली क्या करता है, सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच का दोस्तों जल विभाजक है। मतलब ये जो राज्य आपको देख रहे हैं ये क्या करता है, गंगा नदी जो इधर हमारे भारत में हिमालय, मान लीजिए कि आपका है ये हिमालय इलाका है, तो यहाँ से निकल के यहाँ हमारे भारत में आती है और सिंधु नदी जो तिब्बत से निकल दोस्तों इधर जाती है। तो ये क्या करता है, हरियाणा और दिल्ली दोस्तों ये विभाजन का काम करता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। आगे है अरावली के बारे में। तो अरावली पहाड़ी सबसे पुरानी प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से बना है। मतलब आपसे बोले कि हमारे भारत में सबसे पुरानी पहाड़ी कौन है, तो अरावली पहाड़ी, ये याद रखिएगा। इसको हम लोग अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। इसका विस्तार उत्तर पूर्व में से दक्षिण पश्चिम दिशा में है। इसकी कुल लंबाई लगभग 692 किलोमीटर है मानी जाती है, जो दिल्ली से लेकर से शुरू होता है। कहाँ से, दिल्ली से शुरू होता है और हरियाणा राजस्थान होते हुए गुजरात के पालनपुर तक दोस्तों जाता है। गुजरात में दोस्तों एक प्रांत है पालनपुर, वहाँ तक दोस्तों जाता है। मतलब कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, दिल्ली हो गया आपका, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात। लेकिन मुख्य रूप से दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है ये कहाँ, राजस्थान में दोस्तों देखने के लिए मिलता है। अगर पर्टिकुलर आपसे पूछे कि किस राज्य में है, 4 ऑप्शन दिया है तो वहाँ पर राजस्थान टिक कीजिएगा, लेकिन आपको विकल्प 1 2 3 4 ऐसे करके दे देगा, तो ये चारों याद रखेगा, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात दोस्तों। आगे हमारा है कि इसका अधिकांश भाग राजस्थान राज्य में, इसीलिए दोस्तों इसको राजस्थान में माना जाता है, स्थित है। राजस्थान में इसका सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जो है वहाँ पर जिला दोस्तों वहाँ पर है, और न्यूनतम जो है वो विस्तार अजमेर में है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। यही माउंट आबू पर दोस्तों दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है, ये भी याद रखिएगा। आपसे पूछे अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन है, वो गुरु शिखर का नाम लेना है, जो 1722 मीटर ऊंचा है। कितना है, 1722। कहाँ पर है, तो माउंट आबू पर है, ये ध्यान दीजिएगा। ये हम बता दिए 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। अरावली और अरावली के पश्चिम ओर से जो अरावली पर्वत है उसके पश्चिम ओर से लूनी नदी निकलती है, और पूर्व से दोस्तों बनास। मतलब कि मान लीजिए कि फिर से मनाते हैं, ये आपका मान लीजिए ये राजस्थान में इलाका देख रहे हैं, तो क्या बोला, इसके पश्चिम से लूनी, मतलब कि पश्चिम मतलब ये हो गया, पश्चिम से ये लूनी नदी निकलेगा, और पूर्व से क्या निकलेगा, बनास नदी दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। तो वही पूरा है आपसे कि पश्चिम से लूनी नदी निकलती है, पूर्व से दोस्तों बनास नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में दोस्तों गायब हो जाती है। कच्छ के रण में क्या होती है, गायब हो जाती है। याद रखिएगा, पूछेगा आपसे कि कौन सी नदी समुद्र से मिलने से पहले गायब हो जाती है, कौन है, लूनी नदी दोस्तों। ये धरातल में क्या होती है दोस्तों, गायब हो जाती है। ये ध्यान देने वाली बात है आपको। बनास नदी का उद्गम राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ से 5 किलोमीटर दूरी अरावली पर्वतमाला के खमरोड़ पहाड़ी के वीरों का मठ, कहाँ है, वीरों का मठ नामक का स्थान से दोस्तों होता है। कौन, बनास। बनास मतलब निकलता है कहाँ से, ये आपका अरावली से निकलता है, लेकिन एक पर्टिकुलर वहाँ पर पहाड़ी है, वहाँ पर दोस्तों ये निकलता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर एक लिखा है क्या, आपका जो लूनी नदी लुप्त हो जा रही है उसके लिए एक पॉइंट लिखा है कि वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं द रिवर ऑफ इनफेमरल दोस्तों कहते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। आपसे पूछेगा प्रश्न, ये हमेशा बनता है कि भारत की कौन सी नदी क्या होती है दोस्तों, लुप्त हो जाती है, तो याद कहाँ होती है, ये दोस्तों लूनी नदी। कहाँ पर, तो कच्छ के रण में। कहाँ पर, कच्छ के रण में। तो ये पॉइंट याद रखना आपको। आगे है कि मालवा का पठार। मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश व दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। जो मालवा का पठार का नाम सुनते हैं वो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है और राजस्थान का। मान लीजिए कि अपना भारत है, यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश है, यहाँ पर आपका राजस्थान है, तो क्या पूछा आपसे, बोला आपसे कि पश्चिमी मतलब पश्चिमी इलाका ये आपका मध्य प्रदेश का, और दक्षिण पश्चिम मतलब ये आपका क्या हो गया, राजस्थान का। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आपका मालवा का पठार है, या ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ। मतलब ज्वालामुखी विस्फोट के बाद दोस्तों ये आपका मालवा का पठार बना है। मतलब कि यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाएगी वो काली मिट्टी मिलेगी। यह पठार त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार, इसका आकार त्रिभुजाकार में है। इसकी ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत माला और दक्षिण में सतपुड़ा, पश्चिम में गुजरात की सीमा एवं पूर्व में बुंदेलखंड की ऊंची भूमि है। देखिए यहाँ पर हम एक सिंपल सा बनाते हैं, आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि आपका क्या हो गया, ये आपका मालवा का पठार हो गया। क्या हो गया, मालवा का पठार। अब बोला कि उसके उत्तर में, ये उत्तर में दोस्तों आपका विंध्याचल पर्वत, क्या है ये, वी मतलब समझिएगा विंध्याचल है। इसके दक्षिण में आएगा सतपुड़ा है। क्या आपका, सतपुड़ा है, ये सतपुड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ समझ में नहीं है। और यही जो विंध्याचल है जो क्या करता है, भारत दोस्तों 2 भागों में बांटता है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। और विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में क्या आपका है, ये तो मालवा का पठार है। अब गुजरात इसके पश्चिम में है, मालवा पठार के पश्चिम में दोस्तों यहाँ पर क्या है आपका गुजरात है। और इसके पूर्व में दोस्तों क्या है, बुंदेलखंड का नाम सुनते होंगे। बुंदेलखंड आपका यूपी का जो इलाका देख रहे हैं, दक्षिण वाला इलाका, वो बुंदेलखंड कहलाता है। तो बुंदेलखंड दोस्तों यहाँ पर उच्च भूमि है। तो इस तरह से क्या है, मालवा पठार के चारों तरफ ये फैला हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये मालवा का पठार है। वही बात यहाँ पर सारी बातें बताई वो बता दी आपको। यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि दोस्तों ये ज्वालामुखी पठार से बना, तो जाहिर ज्वालामुखी विस्फोट से बना हुआ है, ज्वालामुखी चट्टान से, तो ये यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, काली मिट्टी मिलेगी ही मिलेगी।
तो काली मिट्टी पाई जाती है, और जो कपास एवं सोयाबीन की खेती के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। आपको पता है कि कपास के लिए दोस्तों कौन कौन सी मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, इसलिए उसको हम कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम लोग अलग नाम से रेगुड़ मृदा भी कहते हैं। रेगुड़ मृदा, रेगुड़ मृदा भी दोस्तों इसको कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है, जिसकी ऊंचाई 881 है। इस पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां चंबल, बेतवा और ये सिपरा को छिपरा दोस्तों है, जो उज्जैनी सी नदी के किनारे है, काली, सिंध, पार्वती आदि। मतलब कि ये ध्यान दीजिएगा, मालवा के पठार का सबसे ऊंची चोटी सिगार है, और इसकी जो ऊंचाई अगर याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे जो नदियां निकल रही है चंबल, बेतवा, छिपरा दोस्तों, काली सिंध और पार्वती, ये ध्यान दीजिएगा। चंबल बेतवा दोस्तों जो आपका है किसकी सहायक नदी है, तो ये आपकी यमुना की सहायक नदी है। आगे जो नदी है चैप्टर उसमें पढ़ाएंगे आपको हम। तो कौन कौन नदी निकल रही है ये ध्यान देना है आपको, कहाँ से, मालवा के पठार से। आगे है कि माही नदी इस पठार के पश्चिम भाग से प्रवाहित होती है। मतलब कि जो माही नदी है यहाँ से निकलती नहीं, लेकिन इसके पश्चिमी भाग से क्या होता है दोस्तों, प्रवाहित होकर होती है। यही माही नदी क्या है, हमारे भारत के जो कर्क रेखा गुजर रही है, तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। कितना बार काटती है, 2 बार। अगर कोई पूछे आपसे कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो माही नदी का नाम लीजिएगा आप। माही नदी का मुख्य जल स्रोत विंध्याचल पर्वत श्रेणी में मेहद झील है। देखिए यहाँ पर कहाँ से निकल रहा है, विंध्याचल में, जो आपके मालवा पठार के उत्तर में बता दिए थे भैया, दिखाए थे उत्तर में है। तो इसी श्रेणी में दोस्तों मेहद झील है, यहीं से दोस्तों क्या निकलता है आपको, ये माही नदी निकलता है, जहाँ से मध्य प्रदेश के धारा जिले के मिंडा ग्राम के पास से निकलती है। प्राचीन काल में मालवा अवंती महाजनपद का हिस्सा था। अवंती महाजनपद दोस्तों जो आपका मध्य प्रदेश का इलाका है, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता था। उज्जैन दोस्तों इसकी राजधानी थी। अवंती की राजधानी कहाँ थी, उज्जैन। यह महाकालेश्वर, ज्योतिर्लिंग, सांची का स्तूप, मांडू के खंडर आदि के प्रमुख ऐतिहासिक दोस्तों स्थल हैं। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, कौन किसके किसके लिए प्रसिद्ध है। ये तो आपको हिस्ट्री में पढ़ने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो मिल रहा है तो याद रखिए। अवंती की राजधानी क्या थी दोस्तों, उज्जैन थी। यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख स्थल है वो भी याद रखना है आपको। कर्क रेखा मालवा के पठार को 2 हिस्सों में बांटती है। देखिए यहाँ पर मालवा का पठार दोस्तों, उसको 2 हिस्सों में कौन बांट रहा है, तो कर्क रेखा। और कर्क रेखा को 2 बार कौन काट रहा है, तो माही नदी काट रहा है। माही नदी कहाँ से निकल रही है दोस्तों, तो विंध्याचल के मेहद झील से दोस्तों निकल रही है। तो उम्मीद करते हैं ये भी दोस्तों पॉइंट आपको समझ में आया हो, कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। हम लोग आते हैं आगे, आगे हम लोग बात करते हैं। आगे है कि विंध्याचल। अब बात करते हैं विंध्याचल। विंध्याचल कहाँ है, तो मालवा पठार के दोस्तों जो उत्तर वाला भाग था वही है विंध्याचल। तो विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश और दक्षिण पूर्व राजस्थान में दोस्तों राज्य में आपको देखने के लिए मिलता है ये विंध्याचल। यह परतदार चट्टानों का बना हुआ है। मालवा किससे बना है, ज्वालामुखी से। क्या बना है, परतदार से। परत दर परत जो जमा होकर दोस्तों बनता है वही कहलाता है परतदार चट्टान। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर पूछे आपसे कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन अलग करता है, तो विंध्याचल पर्वतमाला, ये ध्यान रखना है आपको। आगे है कि मैकाल पठार जो छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक, कौन है, अमरकंटक। यहाँ पर तो प्रश्न आता ही आता है। तो अमरकंटक किसकी ऊंची चोटी है दोस्तों, तो मैकाल पठार की ऊंची चोटी है अमरकंटक, जो छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में मेरे भाई, ये ध्यान दीजिएगा। यह पुरानी चट्टानों का बना एक ब्लॉक पर्वत है। मतलब कि जिस तरह से अरावली है दोस्तों, उस तरह से ये भी क्या है, पुरानी चट्टानों से बना हुआ एक ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, पश्चिम की ओर से क्या निकलती है, नर्मदा नदी। उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की तरफ दोस्तों महानदी निकलती है। मतलब कि अमरकंटक से अगर आपसे पूछ दे, मान लीजिए कि अमरकंटक की पहाड़ी है, तो पश्चिम की जो नदी बह रही है वो है नर्मदा, जो अमरकंटक से निकलती है, जो अमरकंटक से ही मेरे भाई निकलती है। उत्तर की ओर जो बह रही है हमारे बिहार में आकर जो मिलती है वो है सोन। लेकिन यहाँ दक्षिण में जो बोल रहा है ये महानदी हमारे अमरकंटक से निकलता है, यहाँ पर बोल दिया है दक्षिण से। लेकिन दक्षिण से दोस्तों ये नदी बहती है, लेकिन यहाँ से निकलती नहीं है, अमरकंटक से निकलती नहीं। अमरकंटक से दोस्तों 2 नदी निकलती है, सोन और नर्मदा। महानदी दोस्तों निकलती है छत्तीसगढ़ में, एक है सिहावा पर्वत। कौन है, सिहावा पर्वत से दोस्तों महानदी निकलती है, ये ध्यान दीजिएगा। सिहावा पर्वत से दोस्तों जो छत्तीसगढ़ में है वहाँ से दोस्तों महानदी निकलती है, और ये बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ये आपका जो पश्चिम की ओर जाएगी, कहाँ जाएगी, कहाँ गिरेगी, नर्मदा नदी, वो गिरेगी आपकी अरब 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 सागर उसमें दोस्तों। सोन नदी जाकर गंगा की सहायक नदी, मतलब गंगा में जाकर दोस्तों मिल जाती है। ये ध्यान देने वाली बात है आपका। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का दोस्तों क्या है, उदाहरण है। संप्राय मैदान कहने का मतलब दोस्तों जो जलोढ़ मिट्टी से बना मैदान है, जो जलोढ़ मिट्टी से दोस्तों बना मैदान, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, संप्राय मैदान। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि रांची का पठार पूरा जो है ना, वो पूरा इलाका दोस्तों संप्राय मैदान का नहीं है। इसका कुछ इलाका जो है मेरे भाई वो संप्राय मैदान है, लेकिन ज़्यादातर जो रांची का पठार है जो खनिज संपदा के लिए जाना जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। छोटा नागपुर का पठार का
जो छोटा नागपुर का पठार है इसको दोस्तों भारत का रूढ़ कहते हैं। मतलब खनिज भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे संपन्न क्षेत्र है दोस्तों। अब ये रूढ़ क्या है पहले इसको समझिए। तो रूढ़ दोस्तों क्या है, जर्मनी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये रूढ़, अगर वास्तविक रूप से पूछें तो दोस्तों जर्मनी का दोस्तों क्या है, एक खनिज संपदा क्षेत्र है। मतलब यहाँ पर कोयला हो गया, लॉ हो गया दोस्तों, लोहा आयरन हो गया, यहाँ पर भारी मात्रा में दोस्तों देखने के लिए मिलते हैं। जो आपके फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, इसी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो वर्साई की संधि हुई थी, इसी रूढ़ पर दोस्तों किसने अधिकार कर लिया था, तो दोस्तों आपके जो फ्रांस दोस्तों उसके अधीन ये चला गया था। तो भारत का रूढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि जो छोटा नागपुर का पठार है उसी तरफ दोस्तों यहाँ पर खनिज संपदा आपको भारी मात्रा में मिलते हैं, इसलिए भारत का रूढ़ तो छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा। आगे है कि सतपुड़ा की पहाड़ी जो कहाँ है, मध्य प्रदेश राज्य में है। ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है। किससे बनी है, ज्वालामुखी चट्टान, मतलब ज्वालामुखी विस्फोट से दोस्तों जो बनी है चट्टान वो सतपुड़ा की पहाड़ी है, जिस तरह से आपका मालवा बना है। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। किसकी, तो सतपुड़ा की। जिस तरह से मैकाल का है अमरकंटक, उसी तरह से धूपगढ़ है किसकी, सतपुड़ा की, जो मध्य प्रदेश में ही है। जो महादेव पर्वत पर स्थित है, कहाँ पर है मेरे भाई, ये महादेव पर्वत है। एक महादेव श्रेणी दोस्तों अलग है, हिमालय में पड़ते हैं हम लोग। ये महादेव पर्वत है, ये ध्यान दीजिएगा। जो कहाँ है आपका, ये महादेव पर्वत पर स्थित है धूपगढ़। इसकी पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी दोस्तों निकलती है। ताप्ती नदी कहाँ से निकल रही है, तो ये सतपुड़ा जो पर्वत है दोस्तों धूपगढ़, यहाँ से दोस्तों यहाँ से निकल रही है। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। ताप्ती नदी कहाँ बहती है, तो पश्चिम की ओर दोस्तों ये बहती है, जो नदी चैप्टर में पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ भी पॉइंट को याद रखिएगा। आगे है दक्कन के बारे में। दक्कन का पठार नाम सुनते होंगे कि दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है, लेकिन आपको बता दें हम कि दक्कन का पठार कुल मिलाकर के 8 राज्यों में दोस्तों फैला हुआ है। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि दक्कन का पठार मेरे भाई कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो ये 8 राज्यों में फैला हुआ है। 4 तो आपके साउथ वाले हो गए, 4 जो है साउथ के। कौन साउथ के, तो तेलंगाना का नाम सुनते होंगे, ये तेलंगाना हो गया। आंध्र प्रदेश का नाम सुने होंगे। तमिलनाडु दोस्तों हो गया आपका तमिलनाडु, और दोस्तों हो गया एक आपका कर्नाटक। ये 4 राज्य हो गए कहाँ, साउथ के। और बाकी दोस्तों 4 राज्य बताएंगे आपको, मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश हो गया आपका, महाराष्ट्र याद रखिएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ याद रखिएगा, छत्तीसगढ़, और दोस्तों याद रखिएगा उड़ीसा। ये इतने जो 8 राज्य हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है आपके दक्कन का जो पठार दोस्तों ये फैला हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये ज्वालामुखी से बना हुआ है, और ये बेसाल्ट चट्टान का, मतलब कि ज्वालामुखी से जो भी चट्टान बनेगा ना मेरे भाई, वो क्या होगा, वहाँ पर जो मिट्टी मिलेगी वो काली मिट्टी मिलेगी। इसलिए लिखा है यहाँ पर कि यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। मतलब कि जो इसका पूर्वी भाग है किसका, तो दक्कन के पठार का, उसका जो पूर्वी भाग उसको क्या कहेंगे हम लोग, विदर्भ कहेंगे। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है। यह पश्चिम में ऊंचा एवं पूरब की ओर दोस्तों कम ढाल है। मतलब पश्चिम की ओर आपको ज़्यादा ऊंचा दिखेगा, और पूरब की ओर दोस्तों क्या होगा, कम ढाल वाला ये इलाका देखने के लिए आपको मिलता है। यह पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। मतलब कि ये भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये त्रिभुज आकार का आपको देखने के लिए दोस्तों ये पठार आपको देखने के लिए मिलेगा, जो आपका 8 राज्यों में फैला हुआ है। इसलिए यहाँ बोल रहा है आपको कि त्रिभुजाकार भूभाग में ये फैला हुआ है। ये ध्यान दीजिएगा। कौन, दक्कन का पठार काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध ज्वालामुखी विस्फोट से दोस्तों बना है, खासकर यहाँ पर बेसाल्ट चट्टान है दोस्तों उससे बना हुआ है। आगे हमारा है कि धारवाड़। अब हम धारवाड़ के बारे में बात करते हैं। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में, कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में। यह परिवर्तित चट्टानों से बना हुआ है, मतलब पुरानी चट्टानों से, परिवर्तित मतलब कि पुरानी चट्टानों से बना हुआ है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी के दोस्तों पहाड़ी है। बाबा बुदन की पहाड़ी और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी बोला कहाँ है, तो कर्नाटक में है। ये किस पठार का भाग है, तो धारवाड़ पठार का दोस्तों ये भाग है। ये भी याद रखना है आपको। आगे है कि जो भी पठार का नाम बता रहे हैं, जो भी पहाड़ी का नाम बता रहे हैं, याद रखिएगा, नदी वाला चैप्टर में आपको ये काम देगा। पश्चिमी घाट, अब हम लोग बात करते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। जो ये कब प्रायद्वीपीय भारत देख रहे हैं, तो ये जो इलाका देख रहे हैं ये पश्चिमी घाट हो गया, ये जो है ये पूर्वी घाट हो गया। पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे बताएगा कि पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं, तो सह्याद्री के नाम से दोस्तों जानते हैं। जब जरूरत पड़ेगा तो इसको हम बनाएंगे। तो पश्चिमी घाट या पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक दोस्तों 1600 किलोमीटर तक दोस्तों क्या है, विस्तृत भ्रंश कागार है। भ्रंश कागार मतलब कि जो दरार होता है उस तरह का दोस्तों ये क्या है। इसकी ऊंचाई 1500 मीटर है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती है। मतलब कि उत्तर से दक्षिण की ओर, मतलब कि ये जो इलाका देख रहे हैं इसकी जो ऊंचाई है ये उत्तर है पश्चिमी घाट का, तो उत्तर से दक्षिण की ओर जैसे जाइएगा ना, इसकी क्या होगी, जो पर्वत की जो ऊंचाई है दोस्तों क्या होगी, बढ़ते जाएगी। दोस्तों ये क्या है, सतत है, मतलब कि लगातार दोस्तों में कहीं भी दोस्तों आपको विखंडित देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन वही पूर्वी घाट आइएगा दोस्तों ये विखंडित देखने के लिए मिलेगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी उत्तरोत्तर ऊंचाई बढ़ती है। पश्चिमी घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर पहाड़ी मिलती है, जो एशियाई शेर के लिए विख्यात है। अगर ऐसे पूछे कि गिर पहाड़ी कहाँ है, तो गिर अभयारण्य कहाँ है, तो ये आपका गुजरात में है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है। यहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये एशियाई सिंह के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है। वहीं बात करते हैं हम लोग
कि पश्चिमी घाट का स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं, कर्नाटक तमिलनाडु में दोस्तों में नीलगिरी, और केरल में दोस्तों अन्नामलाई और इलायची कार्डामम पहाड़ियाँ हैं। मतलब कि अलग अलग जो राज्य में दोस्तों क्या अलग अलग लोग इसको नाम से जानते हैं। और खासकर जो नाम है दोस्तों जो हम लोग जानते हैं वो सह्याद्री के नाम से ही पश्चिमी घाट को जाना जाता है, ये याद रखना है। आगे है कि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो गोवा से गुजरती है, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश हमारे भारत से गुजरती है, और ये गोवा से गुजरती है दोस्तों। जो सह्याद्री जो है मतलब पश्चिमी घाट है उसको दो बराबर भागों में से विभाजित करती है, एक उत्तरी सह्याद्री और एक दक्षिणी सह्याद्री। अब ये उत्तरी सह्याद्री दक्षिणी सह्याद्री है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे क्या है मेरे भाई। तो ये बोल रहा है कि उत्तरी सह्याद्री क्यों, उत्तरी सह्याद्री ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा, मतलब कि बेसाल्ट ज्वालामुखी जो बना हुआ है, बेसाल्ट लावा का निक्षेप है। और ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ऊपर जो लावा निकलता है ठंडा होता है दोस्तों, तो वही क्या होता है दोस्तों, ये बेसाल्ट का रूप धारण कर लेता है। तो निक्षेप से बना निक्षेप है। वही दक्षिणी सह्याद्री आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों से बना हुआ है। आर्कियन युग कहने का मतलब दोस्तों जो क्या होती है, पुरानी चट्टान, जो क्या है दोस्तों पुरानी चट्टान से बना हुआ है, वही क्या है आपका आर्कियन युग उसको कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, आर्कियन युग आपसे पूछे कभी कि आर्कियन युग क्या होता है, तो दोस्तों जो पुरानी चट्टानें होती है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, आर्कियन युग कहते हैं। मतलब कि उत्तरी सह्याद्री से पुराना कौन है आपका, दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री से पुराना कौन है, दक्षिणी सह्याद्री, कहीं पूछे तो याद रखिएगा। आगे है कि उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर क्रमशः महाराष्ट्र में कालसुबाई और कर्नाटक में कुद्रेमुख। मतलब कहने का मतलब उत्तरी सह्याद्री में जो सबसे ऊंची चोटी है उसकी वो कालसुबाई है, और दक्षिणी सह्याद्री के दोस्तों जो कुद्रेमुख है जो आपका कर्नाटक में स्थित है। कालसुबाई दोस्तों महाराष्ट्र में है जो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, और दक्षिणी सह्याद्री की कौन है दोस्तों, कुद्रेमुख है। महाबलेश्वर ये दोस्तों महाराष्ट्र में पड़ता है आपका। महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी पॉइंट याद रखना है। महाबलेश्वर का उच्चतम जो बिंदु पॉइंट है दोस्तों उसका नाम है बिल्सन पॉइंट। किसका नाम है, बिल्सन पॉइंट। तो आपका महाबलेश्वर की जो उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है, ये ध्यान दीजिएगा, उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और उसका जो उच्चतम बिंदु है उसका नाम बिल्सन पॉइंट है। ऑर्थर सीट पॉइंट, निडल होल पॉइंट जो एलिफेंटा पॉइंट के नाम से जानते हैं, ये महाबलेश्वर में स्थित है, मतलब कि दक्षिणी सह्याद्री में। सारे पॉइंट आपको क्लियर हो रहे होंगे, कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, उत्तरी सह्याद्री दक्षिणी सह्याद्री कैसे क्या है। महाबलेश्वर में 5 नदियां, मतलब महाबलेश्वर जो देख रहे हैं यहाँ से 5 नदियां हैं दोस्तों निकलती हैं। कौन कौन है, तो कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री और कोयना नदी दोस्तों निकलती है कौन, महाबलेश्वर से। कहाँ से, महाबलेश्वर की पहाड़ी से ये सब नदियाँ दोस्तों निकलती है। अब यहाँ पर देखिए ये दर्रे भी कुछ आपको देखने के लिए मिलेंगे, कहाँ पर, पश्चिमी घाट में। तो दर्रे से गुजरने वाली प्रमुख रेल मार्ग और सड़क मार्ग को देखेंगे तो थालघाट का नाम सुनते होंगे। थालघाट दर्रा कहाँ है आपका, तो ये मुंबई, नागपुर, कोलकाता, यहाँ से दोस्तों रेल मार्ग निकलता है और सड़क मार्ग निकलता है। कौन से, थालघाट से, मुंबई, नागपुर और कोलकाता। मुंबई तो नागपुर तो महाराष्ट्र में पड़ता है, कोलकाता आपका पश्चिम बंगाल। भोरघाट दोस्तों आपका मुंबई, पुणे, बेलगांव और चेन्नई दोस्तों जो आपका दक्षिण में ही आता है। मुंबई से होते हुए जो पश्चिमी घाट को पकड़ते हुए ये कर्नाटक और चेन्नई तमिलनाडु दोस्तों जाता है भोरघाट। वहीं पालघाट बोलेंगे तो कालीकट मतलब केरल से त्रिचूर, कोयम्बटूर, इंदौर दोस्तों रेल मार्ग ये और सड़क मार्ग जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये तो प्रश्न आपसे पूछता नहीं है, लेकिन जो दर्रे हैं ये पश्चिमी घाट के जो उत्तर से दक्षिण की ओर है वो पूछता है। कौन, तो थालघाट। अब थालघाट है दोस्तों एक किसको जोड़ता है, तो नासिक से मुंबई को जोड़ता है, नासिक से मुंबई के बीच संपर्क बनाता है। भोरघाट हो गया मुंबई से पुणे, थालघाट नासिक से मुंबई, भोरघाट मुंबई से पुणे। मुंबई मतलब यहाँ कॉमन है, ये ध्यान दीजिएगा। पालघाट कोयम्बटूर से कोचीन, कोयम्बटूर से कोचीन, और सेनकोट्टा दोस्तों तिरुवनंतपुरम से दोस्तों मदुरई के बीच संपर्क बनाता है। तो ये पश्चिमी घाट के 4 जो आपके दर्रे हैं वही देखने के लिए मिलेगा। बाकी जो आपको पढ़े हम लोग हिमालय में, हिमालय के क्षेत्र का उत्तर भारत में दोस्तों वो हिमालय आपको में दर्रे देखने के लिए मिलते हैं। बाकी पश्चिमी घाट में ये 4 दर्रे आपको याद रखना है, थालघाट, भोरघाट, पालघाट, सेनकोट्टा। थालघाट नासिक मुंबई, भोरघाट नासिक और पुणे, पालघाट कोयम्बटूर कोचीन। देखिए दोनों क है पालघाट में, कोयम्बटूर कोचीन और तिरुवनंतपुरम मदुरई दोस्तों सेनकोट्टा जोड़ता है। आगे नीलगिरी के बारे में जानते हैं हम लोग। तो नीलगिरी जो पर्वत है ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक मतलब वही अवशिष्ट पर्वत, मतलब पुरानी चट्टानों से दोस्तों बना हुआ है। यह मुख्यतः चरणोकाइट पठार है। क्या है, चरणोकाइट पठार है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये ध्यान दीजिएगा। जिसे उटकमंड इसी पहाड़ी में, उटकमंड कहाँ है दोस्तों, इसी पहाड़ी में आपका है, किसमें, तो डोडा बेटा में। नीलगिरी दोस्तों क्या तमिलनाडु में है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ये ब्लॉक पर्वत एक प्रकार का है, और ये दोस्तों क्या है, तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो मतलब कि इसमें जो पाया जाता है कौन, डोडा बेटा। डोडा बेटा क्या है, तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये डोडा बेटा पर दोस्तों क्या मिलता है आपको, उटकमंड दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है। हम लोग आते हैं आगे। आगे है कि तमिलनाडु, इधर हो गया ना मेरे भाई, और तो कुछ बचा नहीं ना, नहीं बचा है। चलिए इधर देखते हैं, थोड़ा सा और है, समझ लेंगे,
क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर था, इसको पढ़ लिए, मतलब कि अच्छे से क्लास देख लिए, तो दोस्तों यहाँ से नंबर आपको कहीं जाने वाले नहीं है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पाल घाट है। कौन है? पाल घाट, जो हम लोग देखे भी कोयम्बटूर और आपका कोचिन को जो जोड़ रहा था आपका। पाल घाट गैप पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। जो पाल घाट है मतलब कि नीलगिरी का दक्षिणी भाग पाल घाट देखने के लिए मिलता है। या पाल घाट गैप में दोस्तों क्या होता है आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये मतलब पश्चिमी घाट पूर्वी घाट दोस्तों क्या मिलन स्थल है, यहाँ से प्रश्न पूछेगा। अर्थात पूर्वी और पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है वो कुल नीलगिरी पहाड़ी है। मतलब कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पर मिलती है, तो वो आपसे पूछेगा, ऑप्शन देगा, तो ऑप्शन टिक क्या करना है आपको, नीलगिरी पहाड़ी पर दोस्तों मिलती है। इसके पार मतलब इसके बाहर, नीलगिरी के बाहर दोस्तों फैली कार्डामम पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का विस्तार माना जाता है। मतलब यहाँ तक दोस्तों का क्या है, कार्डामम की पहाड़ी मतलब इलायची की पहाड़ी दोस्तों आपको देखने के लिए मिलती है, जो इसके बाहर है। किसके बाहर है? नीलगिरी के बाहर। प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो क्या है, अन्नाईमुडी है। कौन है? अन्नाईमुडी दोस्तों है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। कितना है? 2695, लगभग 2700 याद रखिएगा। जो पश्चिमी घाट के अन्नामलाई पहाड़ी में है। कहाँ पर? अन्नामलाई पहाड़ी में है। कौन? अन्नाईमुडी, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर दूसरा बोलेगा दक्षिण भारत का तो डोडा बेटा, जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। सभी बातें क्लियर आपकी हो रही होगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आ रहा होगा। आगे है कि अन्नाईमुदी 3 पहाड़ियों के केंद्र बिंदु है। कौन कौन? तो यह 3 पहाड़ी श्रृंखला 3 दिशाओं में फैली हुई है। दक्षिण की ओर इलायची पहाड़ी मतलब नीलगिरी पहाड़ी जो आपका अन्नाईमुदी, उसके अन्नाईमुदी जो है अन्नाईमुडी, उसके दक्षिण में कौन है? इलायची की पहाड़ी है। उत्तर की ओर अन्नामलाई पहाड़ी तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ी है। ये पालनी की जो पहाड़ी है दोस्तों, ये क्या है? प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाई कनाल तमिलनाडु के पालनी पहाड़ी में स्थित है। शिवराय पहाड़ी तमिलनाडु राज्य के सलेम में अवस्थित है। जैसे मान लीजिए कि ये अन्नाईमुदी है, अन्नाईमुदी मान लीजिए, इसको हम अन्नाईमुदी मान लेते हैं। क्या है? अन्नाईमुदी दोस्तों, इसको मान लेते हैं। अब यहाँ पर बोला है कि अन्नाईमुदी के दक्षिण में, यहाँ पर जब आइएगा नीचे तो यहाँ पर क्या है? कार्डामम मतलब कि इलायची की पहाड़ी है। क्या है? इलायची की पहाड़ी। उत्तर की ओर क्या? अन्नामलाई। क्या है? अन्नामलाई। यही अन्नामलाई का सबसे ऊंची चोटी क्या है? अन्नाईमुडी है। ठीक है। उत्तर पूर्व मतलब ये वाला इलाका, उत्तर पूर्व यहीं पर आपका पालनी है। क्या है? पालनी पहाड़ी है। अब इसी पालनी पहाड़ी पर क्या है दोस्तों? कोडाई कनाल जो क्या है, एक आपका पर्यटन स्थल है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। अब शिवराई जो पहाड़ी है दोस्तों, वो सलेम जो क्या लौह इस्पात दोस्तों कारखाना है, कहाँ पर? तमिलनाडु में। वहीं पर दोस्तों ये शिवराई पहाड़ी आपको देखने के लिए मिलता है तमिलनाडु राज्य में। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि पश्चिमी तट जो आपका भारत के पश्चिमी तट के निम्न भागों में बटा हुआ। कैसे कैसे बटा हुआ पश्चिमी घाट? वही पश्चिमी तट को हम कैसे कैसे बांटते हैं वो देखिए। जैसे मान लीजिए कि ये इसको हम बनाते हैं। अब ये यहाँ पर गुजरात, ये गुजरात मान लीजिए जी लेते हैं, गुजरात से लेकर के गोवा, गुजरात से गोवा, तो गुजरात से लेकर गोवा का जो इलाका है मेरे भाई, इसको बोलते हैं कोंकण तट। क्या बोलते हैं इसको? कोंकण, कोंकण ले देते हैं, याद रखिएगा। फिर गोवा से लेकर कर्नाटक, गोवा से लेकर के आपका कर्नाटक का जो इलाका है, ये क्या लेते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? केनार तट। क्या बोलते हैं इसको? केनार तट या केनरा तट बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। गोवा से लेकर कर्नाटक का हो गया, केनरा तट हो गया। फिर मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी, इसको बोलते हैं मालाबार तट। मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी जो आपका केरल में पड़ता है दोस्तों, तो कन्याकुमारी मतलब केरल से लेकर के बोल सकते हैं आप कहाँ तक, तो कन्याकुमारी तमिलनाडु तक का जो इलाका है दोस्तों, उसको बोलते हैं मालाबार तट। मालाबार तट। अगर कभी पूछता है कि पश्चिमी घाट का कौन सा तट इसमें से नहीं है, तो याद रखिएगा कोंकण तट पश्चिमी घाट में है, मालाबार तट पश्चिमी घाट में है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह, कौन कौन बंदरगाह पोर्ट आपको देखने के लिए मिलता है, तो कांडला जो गुजरात में है दोस्तों आपका, मुंबई ये तो याद रहेगा आपको, मारमा गोवा भी दोस्तों याद रहेगा गोवा में, मंगलुरु कर्नाटक में, कोची केरल में, और नाहवा शोवा दोस्तों आपका महाराष्ट्र में। तो ये जो कुछ आपके क्या है बंदरगाह है, इसको ध्यान देना है। आगे है कि सालसट द्वीप, ये भी पॉइंट याद रखना है कि सालसट द्वीप पर मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। आप कभी पूछ दे कि कौन से द्वीप पर सबसे बड़ी आबादी बसी हुई है दोस्तों, तो मुंबई शहर में दोस्तों ये सालसट द्वीप पर बसा हुआ है। आगे है कि मालाबार तट पर अनेक पश्च जल है। क्या है? पश्च जल। पश्च जल पहले समझिए क्या होता है, तब जाकर के आगे आपको समझ में आएगा। पश्च जल का मतलब होता है मेरे भाई वैसा जल जहाँ पर नदी और समुद्र का पानी, मतलब नदी का पानी समुद्र का पानी दोस्तों दोनों क्या हो रहा है, मिल रहा है। और ये जो इलाका होता है दोस्तों, ये शांत जल का क्षेत्र होता है। ये क्या होता है? शांत जल का क्षेत्र होता है दोस्तों। इसी को बोलते हैं हम लोग पश्च जल। इसी को क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में, जो केरल के लोग खासकर ये केरल में देखने के लिए मिलता है, और इसी के लोग जो स्थानीय भाषा में जो केरल के लोग हैं वो क्या बोलते हैं, इसको कयाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कयाल। और ये जो क्षेत्र है वो कयाल मछली पकड़ने अतः स्थलीय नौकायान, मतलब जो नौकायान खेल होता है केरल में, उसके लिए तो क्या है ये प्रयोग में आता है, और पर्यटकों के लिए तो क्या है विशेष आकर्षक केंद्र बनता है। सबसे पहले समझिए पश्च जल क्या हो गया, तो पश्च जल जहाँ पर समुद्र और
वैसा क्षेत्र जहाँ पर समुद्र का जल और नदी का जल दोस्तों मतलब खारा जल और मीठा जल दोनों मिल रहा है वो दोस्तों कहलाता है पस जल। ये जो होता है शांत जल का क्षेत्र होता है और इसे स्थानीय भाषा में लोग क्या कहते हैं, कयाल कहते हैं दोस्तों, जो मछली पकड़ने के लिए और नौकायान में दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है और एक ये बेहतरीन पर्यटक स्थल भी दोस्तों होता है। आगे यहाँ पर देखिए बोला भी आपसे कि केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी जो है, जिसको वलाम काली जो नौका दौड़ है दोस्तों का आयोजन दोस्तों पूना मदा कयाल में दोस्तों होता है। पूना मदा कयाल वही जो शांत जल का क्षेत्र है वही दोस्तों यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है जो केरल में होता है। अब बात करेंगे पूर्वी घाट का, तो पूर्वी घाट के उत्तर में महानदी से दक्षिण में बंगाई मतलब कि उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु का जो इलाका है वो कहलाता है आपका पूर्वी घाट। ये जो अब बताएं आपको, ये उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु का इसको क्या कहेंगे, मतलब पूर्वी घाट दोस्तों कहेंगे, मतलब महानदी से लेकर के बंगाई नदी के बीच का जो इलाका है। लगभग 1131 मीटर फैला है। यह उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम और तमिलनाडु से होकर दोस्तों गुजरती है। ये पश्चिमी घाट पर्वत से कम ऊंचा है। क्या है ये पश्चिमी घाट, याद रखिएगा कभी पूछे तो कौन ऊंचा है, तो ये पश्चिमी घाट ज़्यादा ऊंचा है किसकी तुलना में, तो पूर्वी घाट की तुलना में मेरे भाई। आगे है कि इसके अंतर्गत उड़ीसा का महेंद्रगिरी, आंध्र प्रदेश का नल्लामलाई, पालकोंडा, वेलिकोंडा तथा तमिलनाडु का पचामलाई और शिवराई, जो शिवराई बताया अभी कि पहाड़ियाँ दोस्तों शामिल हैं। शिवराई या शिवराई दोस्तों ये क्या है, तो ये आपका पूर्वी घाट का क्या है दोस्तों, पहाड़ियाँ हैं, ये ध्यान देना है। महेंद्रगिरी कहाँ है, तो महेंद्रगिरी आपका उड़ीसा में है। ये नल्लामलाई हो गया, पालकोंडा हो गया, वेलिकोंडा हो गया, ये सब कहाँ है दोस्तों, तमिलनाडु में, ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और ये पचामलाई जो है आपका शिवराई आपका तमिलनाडु में पड़ता है। पूर्वी घाट सतत रूप से नहीं है, मतलब कि लगातार दोस्तों ये नहीं है, जिस तरह से आपका पश्चिमी घाट लगातार दोस्तों यहाँ कोई भी खंडित नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये ब्रेक करके दोस्तों आपका पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट क्या दोस्तों यहाँ पर ब्रेक करके बना हुआ है। वही बता रहा आपसे यहाँ पर कि पूर्वी घाट सतत रूप से नहीं है, मतलब लगातार नहीं है, और महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के द्वारा अपरदित है, मतलब ये टूटा फूटा है। इसका निर्माण कैम्ब्रियन काल में दोस्तों हुआ है। क्या हुआ दोस्तों, कैम्ब्रियन काल। अब ये कैम्ब्रियन काल क्या होता है, तो कैम्ब्रियन काल समझिए मेरे भाई सिंपल, जब क्या होता है दोस्तों, जलीय जीव का तीव्र विकास हुआ था। जिस समय जलीय जीव का तीव्र विकास हुआ था दोस्तों, उस समय क्या होता है, इसका निर्माण दोस्तों हुआ था, ये ध्यान दीजिएगा। तो कैम्ब्रियन काल में दोस्तों ये हुआ था, वही है, ये वलित पर्वत के रूप में कुडप्पा भूशन्नति, मतलब कि वही प्लेट टेक्टोनिक हो गया, उसके आधार पर दोस्तों हुआ है कुडप्पा भूशन्नति के सिद्धांत पर दोस्तों, ये मतलब कुडप्पा पर्वत से दोस्तों क्या हुआ, ये बना है, प्लेट से ये बना है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है, ये झिंडागढ़ जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। दूसरी सबसे ऊंची चोटी आंध्र प्रदेश के राज्य अरमाकोंडा में है। कौन है, अरमाकोंडा, जो आंध्र प्रदेश के राज्य में अरमाकोंडा है। जबकि तीसरी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी जो आपका उड़ीसा में है। लेकिन आपको अक्सर किताब में दोस्तों महेंद्रगिरी ही पढ़ने के लिए मिलेगा कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, महेंद्रगिरी। वही बता रहे हैं यहाँ पर कि कुछ स्रोतों में महेंद्रगिरी को ही सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बताया गया है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है ये झीडागाड़ा है और अरमाकोंडा दोस्तों, जो दोनों आंध्र प्रदेश में आपको देखने के लिए मिलता है। तमिलनाडु के जवाड़ी पहाड़ियों के दक्षिण पूर्वी ढलान पर चंदन के जंगल जो कावेरी और पेन्नार नदी के बीच है। कौन, ये चंदन के जंगल दोस्तों कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, तमिलनाडु में देखने मिलते हैं। कहाँ पर, ये जवाड़ी पहाड़ी है वहाँ पर, जो कावेरी और पेन्नार नदी दोस्तों वहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलते हैं। अगला है कि पूर्वी घाट के कांटेदार झाड़ियों से ढके क्षेत्रों में दुर्लभ प्रजाति की पक्षी, जिसको बोलते हैं जेडन कोसर दोस्तों पाई जाती है, जो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, ये जो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में आपको देखने के लिए मिलते हैं कांटेदार झाड़ियों में ये आपके पक्षी। पूर्वी घाट में कोयले की खान ज़्यादा मिलती है। कहाँ पर, पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट में आपको कोयले की खान दोस्तों ज़्यादा मिलती है, ये पॉइंट याद रखिएगा। जावड़ी व शिवराय पहाड़ियों के आगे पूर्वी घाट पश्चिमी घाट में विलीन हो जाती है। कहाँ पर विलीन होती है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि जो जावड़ी पहाड़ी, शिवराय पहाड़ी तमिलनाडु में है, तो उससे थोड़ा सा आगे निकलिएगा तो ये पूर्वी घाट क्या होता है दोस्तों, पश्चिमी घाट के रूप में बदल जाता है, ये ध्यान देना है। अब पूर्वी घाट दोस्तों कैसे बटा हुआ, जिस तरह से हम लोग मलाबार तट, कोंकण तट देखें पश्चिमी घाट को, उसी तरह से पूर्वी समुद्री तट को दोस्तों निम्नलिखित भागों में बांटते हैं। जो आपका ये है, इसको हम लोग दोस्तों, तो कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा डेल्टा, मतलब कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा डेल्टा को बोलते हैं कोरोमंडल तट, यहाँ पर लिखते हैं कोरोमंडल हो गया ये वाला इलाका। फिर कृष्णा से लेकर के गोदावरी तक का इलाका हो गया, इसको बोलते हैं गोलकुंडा तट। क्या बोलते हैं, गोलकुंडा, मतलब जी लिख दिए। फिर आपका हो गया गोदावरी से लेकर के आपका जो उत्तरी तटीय है, मतलब कि जो उड़ीसा का इलाका है महानदी वाला, उसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार तट दोस्तों। कोंकण हो गया आपका, ये आपका कोरोमंडल हो गया, गोलकुंडा हो गया दोस्तों, उत्तरी सरकार तट हो गया। इसको ध्यान देने वाली बात है।
तो कुछ कोई किसी तरह कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए मेरे भाई। अब आगे आते हैं। आगे है भारत के पूर्वी तट पर कौन कौन से बंदरगाह है वो याद रखिएगा। तो पारादीप याद रखिएगा, उड़ीसा में आपका है। कोलकाता आपका पश्चिम बंगाल में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नौर, ये तीनों बंदरगाह कहाँ है मेरे भाई? तमिलनाडु में। बंदरगाह का चैप्टर अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो दिया है तो इसको याद रखिएगा। इसीलिए हम बताएं कि चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे फैक्ट दोस्तों दिए हुए हैं। आगे है कि विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे स्थित है। डॉल्फिन नोज क्या है दोस्तों? तो ये जो मतलब कि पहाड़ी है दोस्तों, ये क्या है? डॉल्फिन के नाक के दोस्तों तरह है, मतलब डॉल्फिन के नाक के शेप के आकार का है दोस्तों, इसलिए इसको डॉल्फिन नोज दोस्तों कहा गया है। ये विशाखापट्टनम का दोस्तों जो बंदरगाह है। आगे है कि पूर्वी तट पर स्थित लैगून झील जो पुलिकट जो चेन्नई में आपका पड़ता है। चेन्नई मतलब ये आपका बाउंड्री पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बाउंड्री पर पुलिकट झील है। चिल्का जो आपका उड़ीसा में है पूरी तरह से। और कोल्लूरू दोस्तों कहाँ है आपका? कोल्लूरू दोस्तों आपका ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कोल्लूरू कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में दोस्तों पड़ता है। उड़ीसा के पुरी जिले, पुरी जिला मतलब कि जहाँ पर आपका चिल्का झील है स्थित चंद्रभागा और समुद्र तट से जो कोणार्क सूर्य मंदिर से 3 किलोमीटर दोस्तों पूर्व में है। जब पूछे आपसे कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है तो उड़ीसा में है दोस्तों। और ये चंद्रभागा जो समुद्र तट है उससे दोस्तों 3 किलोमीटर के पूर्व में। भारत का पहला ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला समुद्र तट है कौन आपका? तो दोस्तों ये चंद्रभागा समुद्र तट याद रखिएगा। चंद्रभागा समुद्र तट क्या है? तो भारत का पहला क्या है? ब्लू फ्लैग प्रमाणन दोस्तों सर्टिफिकेट जो मिलता है वो प्राप्त करने वाला है दोस्तों, जो इसे पर्यावरण के अनुकूल और स्वच्छ समुद्र तटों पर श्रेणी में दोस्तों लाता है। पर्यावरण के अनुकूल दोस्तों और जो सबसे साफ सुथरा दोस्तों जो समुद्र तट है दोस्तों, ये आपका चंद्रभागा समुद्र तट ही है जो उड़ीसा में है आपका। अब लैगून झील के बारे में बात करें तो लैगून झील क्या है उसको देखिए, यहाँ बता रहा है आपको कि समुद्र क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसे जलीय आकृति को लैगून झील कहते हैं, मतलब कि लैगून कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि समुद्र दोस्तों बह रहा है, आपका समुद्र बह रहा है। अब ये समुद्र का पानी क्या हो दोस्तों? इसका पानी यहाँ आ गया, ये पानी मान लीजिए यहाँ हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ? रेत का दोस्तों टीला बन गया और ये क्या समुद्र से दोस्तों अलग हो गया। तो ये जो झील बना इसको बोलेंगे क्या हम लोग? लैगून बोलेंगे मेरे भाई। आगे है कि भारत में अब द्वीप समूह, ये लास्ट पॉइंट हमारा है, इसको समझते हैं, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा आपका। भारत में 2 द्वीप समूह है कौन कौन? तो अंडमान निकोबार जो आपका बंगाली खाड़ी में है, इसको हम लोग मरकत द्वीप के नाम से भी जानते हैं। और लक्षद्वीप दोस्तों जो आपका अरब सागर में है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आप मैप देखे होंगे तो आपको जानकारी होगी। आगे है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, देखिए बता दिए यहाँ पर। इसमें करीब 572 छोटे छोटे द्वीप हैं, जिसमें से लगभग 38 द्वीप पर दोस्तों आबादी रहती है, मतलब यहाँ पर जनसंख्या 38 द्वीप पर रहता है। यह द्वीप 6 डिग्री उत्तर से लेकर 14 डिग्री उत्तर, मतलब इसका विस्तार बता रहा है, और 92 डिग्री पूर्व से लेकर के 94 डिग्री पूर्व के बीच ये देशांतर हो गया दोस्तों, ये अक्षांश हो गया, ये ध्यान दीजिएगा। यह द्वीप समूह 2 मुख्य समूह में बटा है, उत्तर में अंडमान द्वीप और दक्षिण में दोस्तों आपका निकोबार द्वीप, इसलिए हम इसको बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप। लेकिन इसको भी दोस्तों हम लोग बांटेंगे आगे चल करके। दोनों द्वीप समूह में 10 डिग्री चैनल नामक जल संधि अलग करती है, मतलब ये आपका अंडमान हो गया, ये आपका क्या हो गया दोस्तों? निकोबार। इसके बीच से जो गुजर रहा है वो 10 डिग्री दोस्तों लाइन गुजर रहा है। 10 डिग्री यहाँ पर याद रखिएगा, जल संधि अलग करती है। निकोबार द्वीप समूह के 10 द्वीपों पर लोग रहते हैं। जो निकोबार है दक्षिण में, वो यहाँ पर 10 द्वीप है जो उस पर लोग रहते हैं। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। लैंडफॉल कौन? लैंडफॉल, इसको याद रखिएगा। दूसरे उत्तरी द्वीप का अंडमान निकोबार का मतलब कि वो अंडमान में स्थित है, ये ध्यान दीजिएगा। जहाँ कारी जनजाति रहती है, कहाँ पर? तो लैंडफॉल द्वीप में कारी जनजाति आपको देखने के लिए मिलता है। आगे है कोको जलमार्ग, जो म्यांमार को कोको द्वीप से दोस्तों अलग करता है। जो आपका नॉर्थ वाला ये भाग देख रहे हैं आप, नॉर्थ वाला हमारा भारत का, यहाँ जो म्यांमार दोस्तों, इसी के नीचे आपका रुकिए, एक मिनट छोटा सा बनाते हैं। ये आपका क्या हो गया? म्यांमार हो गया। यहाँ पर दोस्तों आपका क्या है? अंडमान निकोबार। और यहीं पर दोस्तों क्या है आपका? कोको, क्या है? कोको जल संधि दोस्तों जलमार्ग है, जो क्या करता है? इसको अलग करता है, अंडमान निकोबार को म्यांमार को दोस्तों अलग करने का काम करता है। ये ध्यान दीजिएगा, वही बोला कोको जलमार्ग इसे म्यांमार और कोको द्वीप से अलग करता है। जहाँ चीन ने निगरानी तंत्र दोस्तों लगाया रखा है, यही कोको जलमार्ग दोस्तों, वहाँ पर ये चीन क्या किया है दोस्तों? अपना लगाया हुआ है, सर्विलांस लगाए हुए हैं। आगे है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम, पहले दोस्तों पोर्ट ब्लेयर था लेकिन उसका नाम दोस्तों चेंज हो गया है। कौन है आपका? श्री विजयपुरम दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। दक्षिणी अंडमान में स्थित है, क्या है? दक्षिणी अंडमान में आपका ये श्री विजयपुरम दोस्तों स्थित है। यह केंद्रशासित प्रदेश सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह क्या है? केंद्रशासित प्रदेश जो आपका अंडमान निकोबार का, उसका सबसे बड़ा
बंदरगाह है दोस्तों। श्रीविजयपुरम को पहले पोर्ट ब्लेयर के नाम से भी जाना जाता था। ये भी पॉइंट याद रखना है आपको, कभी प्रश्न पूछेगा आगे चल करके। आगे है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदा पर्णी वन और पर्णपाती वन दोस्तों संयोजन है। मतलब यहाँ सभी तरह के दोस्तों वन देखने के लिए मिलेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। मैंग्रोव वन का नाम मतलब जो खारे पानी में दोस्तों क्या होता है, पनपता है, वो मैंग्रोव वन हो गया। अंडमान निकोबार, जिसका जो जड़ होता है दोस्तों पानी में ही आपको देखने के लिए मिलेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, जिसकी ऊंचाई कितना है 738 है, जो उत्तरी अंडमान में क्या है, उत्तरी अंडमान दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है। कौन आपका सैंडल पीक, जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अब यहाँ पर कुछ अंडमान के पर्वत शिखर है, उसको देखेंगे अंडमान निकोबार के। तो सैंडल पीक दोस्तों जो उत्तरी अंडमान में है 738 मीटर। माउंट थुइलर हो गया जो ग्रेट निकोबार में है। माउंट डियोवाली जो आपका मध्य अंडमान में है। माउंट कोयोबो जो दक्षिणी अंडमान में है। और माउंट मणिपुर दोस्तों जो आपका दक्षिणी अंडमान में है। मतलब कि निकोबार में बस एक ही याद रखना है, माउंट थुइलर। कभी कभी ऑप्शन देगा आपको छांटने के लिए कि इसमें से कौन जो पहाड़ी है दोस्तों या शिखर है जो आपका अंडमान में नहीं है, निकोबार में है। तो निकोबार में कौन है, तो माउंट थुइलर दोस्तों। बाकी आप याद रखिएगा, माउंट में सैंडल पीक याद रहेगा आपको, सबसे ऊंची चोटी माउंट थुइलर निकोबार में है। ग्रेट निकोबार जो महान निकोबार कहते हैं, यहीं पर आपका इंदिरा पॉइंट यहीं पर है दोस्तों आपका। उसके बाद माउंट डियोवाली, माउंट कोयोबो और माउंट मणिपुर दोस्तों। आगे हमारा है कि माउंट हैरियट नाम का नाम अक्टूबर 2021 में नाम बदल करके माउंट मणिपुर दोस्तों रखा गया है। ये माउंट हैरियट मतलब कि ये माउंट मणिपुर देख रहे हैं, इसका नाम था पहले माउंट हैरियट, इसी का दोस्तों 2021 में नाम बदल करके माउंट मणिपुर दोस्तों कर दिया गया। आगे हम लोग आते हैं कि सेल्युलर जेल का नाम सुनते हो, काला पानी जेल के नाम से जाना जाता था। कि सेल्युलर जेल जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता था, श्री विजयपुरम में स्थित है। मतलब कि पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी थी वो अब श्री विजयपुरम है, वहाँ पर दोस्तों स्थित है। इसका निर्माण अंग्रेजों ने 1896 से 1906 के बीच भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और राजनीतिक कैदियों को कठोर सजा देने के लिए दोस्तों क्या किया था, प्रयोग किया था। मतलब इस जेल में अगर कोई कैदी गया तो वहाँ से दोस्तों भाग निकलना बड़ा मुश्किल काम था दोस्तों। यहाँ पर बहुत ही कठोर दोस्तों दंड दिया जाता था, जो प्रसारित करना है दोस्तों उस तरह का। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के हैवलक द्वीप 2018 में नाम बदल करके स्वराज द्वीप किया। किसका, हैवलक का स्वराज। सुभाष चंद्र बोस और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के योगदान को सम्मान देने के लिए दोस्तों किया गया था। किसको, ये आपका हैवलक द्वीप को। कुछ अन्य द्वीप जिसके नाम बदले गए हैं, जैसे रॉफ द्वीप का समूह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वीप। व्हील द्वीप जो शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है। रॉफ द्वीप को बोफ द्वीप कहते हैं, और ये व्हील द्वीप है दोस्तों, इसको हम लोग शहीद द्वीप के नाम पर जानते हैं। हैवलक हो गया आपका स्वराज द्वीप। आगे है हमारा कि जनवरी 2023 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का दोस्तों नाम 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर दोस्तों रखा गया है। ये ध्यान दीजिए, 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर दोस्तों इसका क्या है, नाम रखा गया है। आगे बस थोड़ा सा हम उसके बारे में पढ़ लेंगे, किसके बारे में, तो लक्षद्वीप के बारे में, फिर हमारा चैप्टर दोस्तों ये खत्म हो जाएगा। अगला है कि नेल्लोर के निकट हरिकोटा प्रवाल निर्मित द्वीप है। पुलिकट झील इसी में दोस्तों क्या है आपका स्थित है द्वीप में, जो समुद्र से विलग है, मतलब समुद्र से दोस्तों अलग है। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, मतलब यहाँ पर दोस्तों उपग्रह का प्रक्षेपण दोस्तों आपको यहीं से श्रीहरिकोटा का नाम सुनते होंगे, यहीं से दोस्तों होता है। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। अब जो अलग अलग दोस्तों जल अंतराल है, जो अलग करता है भागों को, उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो 8 डिग्री चैनल दोस्तों क्या करता है, मालदीव को मिनी क्वाय से अलग करता है। ये आपका मालदीव हो गया, ये आपका मिनी क्वाय हो गया, जो लक्षद्वीप के अंदर पड़ता है। तो 8 डिग्री है। और ये जो मिनी क्वाय है और ये कावारती जो है, जो लक्षद्वीप की दोस्तों राजधानी है, मान लीजिए यहाँ कावारती है, इसको दोस्तों 9 डिग्री उत्तरी अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। फिर ग्रेट चैनल जो है आपका ये सुमात्रा, जो इंडोनेशिया को निकोबार से दोस्तों अलग करता है। पाक स्टेट श्रीलंका और आपका पाकिस्तान हो गया, तमिलनाडु हो गया पाक स्टेट। डंकन जो पास है, ये डुंकन लिखा है लेकिन इसे डंकन पास कर लीजिएगा। ये दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है, दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से अलग करने वाला डंकन पास है। कोको स्टेट के बारे में बता दिए थे आपको कि जो उत्तरी अंडमान है उसको कोको द्वीप या म्यांमार से अलग करता है। पाक की खाड़ी ये तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य में है। मन्नारी खाड़ी दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में है। लक्षद्वीप सागर जो है, लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है। आगे है हमारा ये सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी में पाक की खाड़ी को जोड़ती है। किसको, मन्नारी खाड़ी को पाक, क्यों, तो ये सेतु समुद्रम, जो मन्नारी खाड़ी पाक की खाड़ी नाम सुने, ये सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ता है। व्हीलर द्वीप जो उड़ीसा के तट पर ब्रह्मणी नदी के मुहाने पर दोस्तों स्थित है। यह भारत का अपने मिसाइल का परीक्षण करता है यहीं पर से। व्हीलर द्वीप जो दोस्तों उड़ीसा में है।
इसको पहले हम लोग APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से दोस्तों जानते थे। जो मिसाइल दोस्तों DRDO करता है परीक्षण दोस्तों आपका यहीं से करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम APJ अब्दुल कलाम दोस्तों है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर है? मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप है। यह भारत और श्रीलंका के बीच है। जो इसको हम लोग एडम ब्रिज राम सेतु के नाम से जानते हैं, ये इसी का भाग है। इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। और ये भी याद रखना है कि भारत में क्या है, बैरन और नारकोंडम जो है दोस्तों ज्वालामुखी, ये जो बैरन ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों, और ये नारकोंडम दोस्तों सुषुप्त है, मतलब कि मरा हुआ है। तो ये दो ज्वालामुखी है दोस्तों जो आपको अंडमान निकोबार में देखने के लिए मिलते हैं। तो बैरन द्वीप दोस्तों आपका निकोबार द्वीप समूह में है, जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडम क्या है, सुषुप्त ज्वालामुखी है। ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। अगला है कि बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीप का निर्माण किया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर, आगे हम लोग आते हैं, 20 किलोमीटर क्या किया, लंबा सागर द्वीप बनाया, जिसे हम लोग गंगा सागर के नाम से जानते हैं। अगर गंगा सागर बोलेगा तो ये पश्चिम बंगाल में दोस्तों पड़ता है। यहाँ नुईमुर नामक द्वीप का भी दोस्तों निर्माण हुआ है, जो हाल ही में दोस्तों हुआ है। अगला है कि सुंदरबन जो गंगा का डेल्टा है, ये मैंग्रोव वन से पाए जाते हैं, मतलब मैंग्रोव वन दोस्तों यहीं पाए जाते हैं। ये गंगा का डेल्टा मतलब कि सुंदरबन अगर पूछेगा तो गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों से दोस्तों मिलकर के ये बना हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप जो है दोस्तों माचुली है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों, तो ये आपका क्या है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर, इसको ध्यान देने वाली बात है आपका माजुली द्वीप। अगला है लक्षद्वीप के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। इसको बारे में तो पढ़ लिए, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, वो बंगाली खाड़ी तो ये अरब सागर में। इसमें कुल 36 द्वीप हैं, जिसमें से केवल 11 द्वीप पर दोस्तों क्या आबादी है, वहाँ पर 572 थे, जिसमें से 38 द्वीप पर दोस्तों आबादी थी, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है कि ये द्वीप 8 डिग्री उत्तर से लेकर 12 डिग्री उत्तर में और 71 डिग्री पूर्व से लेकर 74 डिग्री पूर्व के बीच दोस्तों क्या इसका विस्तार है। अगर ये आपको याद नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ये केरल के तट से 280 किलोमीटर और से 480 किलोमीटर दोस्तों दूरी है, मतलब कि ये आपका देख रहे हैं तो यहाँ पर ये आपका अंडमान निकोबार है, यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है। ये केरल के तट पर दोस्तों दूरी बता रहा है यहाँ पर। आगे है कि पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है, मतलब कि प्रवाल दोस्तों जो आपके समुद्री जीव जंतु होते हैं उसके दोस्तों निक्षेप से मरने को दोस्तों ये क्या है, लक्षद्वीप बना हुआ है। इस द्वीप समूह का तूफान निर्मित पुलिन है, जिस पर आवाद गुटिकाएं, छोटी छोटी गोल या अंडाकार कंकड़ दोस्तों देखने के लिए आपको मिलते हैं। सिंगिल समुद्री लहरों से घिस करके चिकनी गोल या अंडाकार पत्थर और गोलास्मिकाएं, जो बड़े आकार के गोल पत्थर दोस्तों क्या होता है, उससे यहाँ पर आपको ये बने हुए हैं, और ये सब चीज़ आपको दोस्तों क्या होता है यहाँ पर पाए जाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे कि पुलिन का आकार अर्धचंद्राकार होता है, जो समुद्र के किनारे पानी के पीछे जाने से बनता है। जो पानी के पीछे जाने से क्या होता है दोस्तों, आपका ये पुलिन का निर्माण होता है, जो लक्षद्वीप के दोस्तों ये विशेष है। पिटली द्वीप, ये भी याद रखिएगा। पिटली द्वीप क्या है दोस्तों, जहाँ पर मनुष्य का निवास नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये लक्षद्वीप का ही भाग है, लेकिन यहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण्य है। वही बताया है आपसे कि यहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण्य है। ये दोस्तों एक बिहार दरोगा के एग्जाम में दोस्तों ये एक पूछा गया था, लेकिन बच्चे परेशान थे कि कहाँ से क्वेश्चन आया था, लेकिन दोस्तों बच्चे तो पढ़ते नहीं है, ऊपर ऊपर जाते हैं, लेकिन इसलिए हम कार्यक्रम में अपने पूरे दोस्तों लाइन बाई लाइन पढ़ा रहे हैं, ताकि कोई दिक्कत आपका कोई प्रश्न छूटे नहीं। तो पिटली द्वीप बोलेगा आपसे तो लक्षद्वीप में है, जहाँ पर क्या है, मनुष्य का निवास नहीं है, लेकिन यहाँ पक्षी अभ्यारण्य है। अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहाँ पर हवाई अड्डा है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगाती क्या है, तो लक्षद्वीप का दोस्तों क्या है, एयरपोर्ट यहाँ पर है, जो इसी के अंतर्गत आता है, लक्षद्वीप के अंतर्गत। फिर लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित है, उत्तरी अमीनी द्वीप और दक्षिणी कनानौर द्वीप दोस्तों। मतलब लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटा गया, जिस तरह से 10 डिग्री में क्या है आपका अंडमान और निकोबार बटाया। तो लक्षद्वीप को दोस्तों जो उत्तरी भाग है उसको अमीनी द्वीप कहते हैं, और दक्षिणी भाग को दोस्तों कनानौर जो द्वीप है दोस्तों वो क्या करता है, जो लक्षद्वीप का 11 डिग्री चैनल है वो दोस्तों बांटता है। लक्षद्वीप समूह के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है, क्योंकि दोस्तों ये केरल के नज़दीक है आपका। केरल में क्या होता है दोस्तों, आपका मलयालम बोला जाता है, तो यहाँ पर भी लोग भाषा मलयालम बोलते हैं। मिनिकॉय द्वीप एकमात्र अपवाद है जहाँ पर महल भाषा बोली जाती है। कहाँ पर, जो मिनिकॉय है, जो लक्षद्वीप जो आपका मालदीव और जो मिनिकॉय है दोस्तों, जो कौन अलग करता है, 8 डिग्री चैनल अलग करता है, वहाँ पर दोस्तों क्या बोलता है, महल भाषा बोला जाता है। महल देवही लिपि की लिखी जाती है, जो मूलतः मालदीव की भाषा है, क्योंकि दोस्तों मालदीव है दोस्तों क्या है, ये नज़दीक है, इसलिए यहाँ पर दोस्तों उसका प्रभाव देखने के लिए मिलता है आपको। आगे हमारा ये लास्ट पॉइंट है, इसको थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम चैप्टर को दोस्तों क्लोज करेंगे। आगे है कि भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में सीमित है। मतलब कहाँ कहाँ है, आपसे प्रवाल पूछे तो ये चारों बताइएगा, मन्नार, कच्छ जो गुजरात वाला है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोस्तों। लक्षद्वीप एटॉल प्रवाल द्वीप है तथा शेष सभी तटीय प्रवाल भित्ति है।
प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरीय जीव मूंगा के अवशेषों के समेकन मतलब कि जमा होने से तो संयोजन द्वारा होता है। मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं जहाँ चूने पर निर्वाह करते हैं। जो क्या करते हैं चूने पर दोस्तों, ये निर्वाह करते हैं मूंगा दोस्तों। और लक्षद्वीप एटॉल से बना हुआ है। इसके अलावा आपका मन्नार हो गया, कच्छ हो गया, अंडमान निकोबार हो गया और लक्षद्वीप, ये चारों दोस्तों क्या है तो प्रवाल से ही बने हुए हैं। तो ये दोस्तों क्या था हमारा भारत का जो भौतिक स्वरूप था दोस्तों, ये आपका एलिफेंट का, उसको हम कंप्लीट दोस्तों किए। लगभग 1 घंटा से ऊपर दोस्तों क्लास हुआ। लेकिन ये पूरा क्लास देखिएगा मेरे भाई, यहाँ से प्रश्न छपते ही छपते हैं। देखिए यहाँ पर बीपीएससी का पेपर जो हुआ था वहाँ से आपसे ये क्वेश्चन छपे थे। पूछा था आपसे कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो बताएं आपको ही माजुली, बताए थे अभी आपको कि माजुली आपको पढ़ाए थे। उसके बाद ये तो गंगा नदी, जो नदी वाला चैप्टर पढ़ेगा वहाँ मिलेगा आपको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था आपसे कि कौन 2 ज्वालामुखी भारत में है। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी, तो अंडमान निकोबार पढ़ाए, तो वहाँ पर नारकोंडम और बेरन के बारे में दोस्तों बताए थे। ये क्या है आपका, तो ये भारतीय क्षेत्र का दोस्तों ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार में पाया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो हर एक एग्जाम में दोस्तों आपको एग्जाम में बता दिए कम से कम 4-5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे मेरे भाई, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ तो हम 2 ही सेलेक्ट करके रखे थे, लेकिन मिलेंगे। ये क्लास को ईमानदारी पूर्वक पूरा देखिएगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मेरे भाई मिलेगा यहाँ पर। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं जीएस का बहुत ही बेहतरीन तरीके से एलिफेंट को पढ़ाया जा रहा है, ताकि रिवीजन करें दोस्तों तो कोई भी पॉइंट आपसे छूटे नहीं और इस पर दोस्तों आपका फोकस रहे, क्योंकि हर एक लाइन को पढ़ाने का मेरा उद्देश्य दोस्तों यही है। और आपका कोई स्टडी ग्रुप हो मेरे भाई तो वहाँ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके भाई बंधुओं को दोस्तों इसकी जानकारी मिले कि जीएस को कैसे पढ़ना है, एलिफेंट को कैसे पढ़ना है। और कहीं भी दोस्तों त्रुटि हो या कोई जैसा सजेशन हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर क्लास बहुत लंबा हो जा रहा था। क्लास लंबा इसलिए हो गया मेरे भाई, तो यहाँ पर क्लास में पूरा जो चैप्टर देखिएगा एलिफेंट का, ये खोल करके तो बहुत दोस्तों आपको लंबा दिखेगा ही दिखेगा। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को दोस्तों लाइक करके ही जाइएगा। बाकी तैयारी जैसे तो चल रहा है, तैयारी में लगे रहिएगा। तैयारी में दोस्तों कोई बाधा नहीं आना चाहिए, कोई भी मतलब घर का घरेलू जो भी समस्या दोस्तों उसको दरकिनार कीजिए, लेकिन अपनी पढ़ाई को दोस्तों छूटा मत होने दीजिएगा। जो भी समय मिलेगा उसका सदुपयोग कीजिए। बाकी दोस्तों अच्छे से रहिए, धन्यवाद।